Yes, a very good evening to all of you friends. We'll start this class at 9 p.m. So some 4 more minutes to go. Yes, अर्नब, ये क्लास खत्म होने के बाद इसका भी रिकॉर्डेड वर्जन आप देख पाएंगे. Alright friends, so now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start the class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? The answer is yes by most of the students. कुछ लोग बोल रहे हैं कि unable to see or listen. ऐसी परिस्थिति में आप अपने कंप्यूटर के अंदर Ctrl+R या फिर Ctrl+Shift+R प्रेस करिए तो ये ब्राउज़र वापस रिफ्रेश हो जाएगा और उसके बाद वापस रिकनेक्ट होना चाहिए. यूजुअली इफ द इंटरनेट स्पीड इज स्लो तो प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज इट वर्क्स वेल. प्रेफरेबली गूगल क्रोम ब्राउज़र को आप यूज़ करें और उसके अंदर कोई एड ऑन हो तो उसे डिसेबल करिए. एनीवेज, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास इज 2019 में यूपीएससी ने मेंस एग्जाम ली थी, उसके जनरल स्टडीज़ के पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं. ऑलरेडी मैंने मेंस पेपर 2 एंड मेंस पेपर 3, पेपर 2 यानी पॉलिटी, पेपर 3 इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, उसके सभी आंसर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं. वो चीज़ आपको मिल जाएगी unacademy.com/@mrunal.org/courses पेज पर जाइए यहाँ पर, और फिर आप क्लिक करें स्पेशल क्लासेस तो आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे. अब उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए पेपर 2 सॉल्व हो गया, पेपर 3 सॉल्व हो गया, तो अब क्या पढ़ेंगे? पेपर 1. तो ये क्लास खत्म होगा तो उसका भी वीडियो आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा, और वीडियो के नीचे एक बटन होगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आज के ये लेक्चर का पावर पॉइंट भी उसमें आपको मिल जाएगा. सो बोथ वीडियो एंड पावर पॉइंट विल बी अवेलेबल टू यू. सो टुडेज क्लास इज अबाउट यूपीएससी मेंस पेपर 1 2019. उसके अंदर पहला ब्लॉक है हिस्ट्री एंड कल्चर.
आई होप आपको इसका सिलेबस पता है, नहीं पता है तो देख लेते हैं जल्दी से। हिस्ट्री कल्चर वाले सेगमेंट में यूपीएससी पूछती है आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। उसके बाद ये फ्रीडम स्ट्रगल के आसपास की बातें, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड लास्टली वर्ल्ड हिस्ट्री। वैसे देखा जाए तो इस बार आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ एक सवाल अबाउट गांधार आर्ट, ये फ्रीडम स्ट्रगल से 4 सवाल पूछे गए, उसमें से 2 ऐसे थे जो कि 1857 की विद्रोह के पहले वाले घटनाओं से पूछा गया, और 2 सवाल ऐसे जो गांधी जी की एंट्री के बाद वाले फेज से पूछा गया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद का भारत, उसमें से कोई सवाल नहीं था। और वर्ल्ड हिस्ट्री में से सिर्फ एक सवाल कि ये यूएसए और फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग क्या, उससे मॉडर्न वर्ल्ड के से बना। सो ओवरऑल इफ यू लुक एट द ग्राफ, यूपीएससी मेंस पेपर 1, उसके अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, कुल मिला के 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो मेंस पेपर 1 के अंदर पहला ब्लॉक हिस्ट्री कल्चर 75 मार्क्स का था। दूसरा ब्लॉक था सोशल साइंस, इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन, पॉपुलेशन, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, वो सारी बातें, उसके 75 मार्क के प्रश्न। एंड लास्टली द ब्लॉक वाज ऑन ज्योग्राफी, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज, उसमें से 100 मार्क के क्वेश्चन। सो वन बाय वन वी विल सॉल्व दिस। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हिस्ट्री कल्चर के प्रश्न। कुल मिला के 6 प्रश्न थे, एक गांधार आर्ट के बारे में, एक 1857 के पहले कौन कौन सी अपराइजिंग हुई थी, इंडियन रेनेसा से नेशनल आइडेंटिटी बनने में कैसे मदद मिली, गांधीयन फेज में अलग अलग किन लोगों ने अपने वॉइस को आगे बढ़ाया था, 1940s में ब्रिटेन के इंपीरियल पावर से भारत का पावर ट्रांसफर, सत्ता हस्तांतरण होने में क्या कॉम्प्लेक्सेशन या प्रॉब्लम्स आए थे, एंड लास्टली अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन की मदद से मॉडर्न वर्ल्ड का निर्माण कैसे हुआ। So collectively these were 75 marks worth of questions and they are all from theory, क्योंकि हिस्ट्री हम बोल सकते हैं इट इज थियरी। ओवरऑल कुछ थे टफ क्वेश्चन, बाकी ज़्यादातर तो इजी टू मीडियम कैटेगरी में ही थे। सो वन बाय वन वी विल सॉल्व इट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन गांधारा आर्ट। प्रश्न कुछ ऐसा था, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन द गांधार आर्ट। गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए फॉर 10 मार्क्स एंड 150 वर्ड्स। ऐसे ही प्रश्न इससे पहले भी कुछ बार पूछे गए थे, जैसे 2014 में प्रश्न था, गांधार स्कल्पचर्स ओड एज मच टू रोमन्स एज दे डू टू द ग्रीक्स, एक्सप्लेन। खैर, तो ऐसे प्रश्नों का एक फ्रेमवर्क बना देते हैं। सबसे पहले गांधार आर्ट या कोई भी आर्ट फॉर्म के बारे में पूछा जाए, चोला आर्ट या सम अदर पांडियन आर्ट फॉर्म, तो आपके पास उसका इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए। इंट्रोडक्शन 3 तरीके से कर सकते हैं, डिफाइन करिए उसे या उसका डेटा दीजिए, बट यहाँ पर ओरिजिन विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओरिजिन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये गांधार आर्ट मतलब उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ देखने को मिलता है, व्हेन वॉज इट स्टार्टेड, हु आर द किंग्स, ऐसी कुछ बात करिए। देन इन बॉडी पार्ट की कैसे सिमिलर है विथ रोमन एंड अदर सिविलाइजेशन, तो ये गांधार वास्तुकला के और ये शिल्प कला के अंदर फेस, बॉडी, हेयर्स, रोब, पॉस्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैचू, और सामने ग्रीक के साथ कंपेयर करिए एंड देन यू कैन प्रूव सम थिंग्स। एंड इन कंक्लूजन यस इट इज सिमिलर टू दी रोमन एंड अदर थिंग्स, तो वी कैन से कि कुछ हमने इन्फ्लुएंस उनसे लिया है। वैसे ये वाला प्रश्न आई वुड क्लासीफाई इट एज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि रूटीन बुक्स ये नितिन सिंघानिया, एनसीईआरटी एंड अदर थिंग्स, गांधार आर्ट और रोमन आर्ट का कंपैरिजन विद सम स्पेसिफिक एग्जांपल कि आप 150 वर्ड में कुछ लिख सको, उतना कंटेंट तो कहीं से सीधा मिलता नहीं। हार्डली 2-3 सेंटेंस में लिखा होता है कि ये वो कनिष्क राजा था या ये अफगानिस्तान के आसपास पाए जाते थे वगैरह। सो स्पेसिफिक एग्जांपल्स और सम ग्रेट एनालिसिस इज मिसिंग। ऑफकोर्स आप कोई एडवांस लेवल की हिस्ट्री कल्चर बुक जैसे एल बशम या मजूमदार देखे तो उसमें से माल मिल सकता है, पर द कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी पुअर कि वो इतनी मोटी मोटी किताबें तैयार करके जाओ एंड देन सम वन क्वेश्चन कुड कम। तो हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मे बी फॉर देम इट विल बी रिलेटिवली इजियर कंपेयर टू नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल वाले विद्यार्थी। खैर, तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं, द ओरिजिन ऑफ गांधार आर्ट। तो इंट्रोडक्शन में ओरिजिन में क्या लिख सकते हैं, ये वाली स्लाइड। ओरिजिन में आप बता सकते हैं कि कैसे ये अपना भारत, प्राचीन भारत के अंदर ये होगा गुजरात, ऊपर राजस्थान, और उससे भी हम ऊपर जाएं मतलब नॉर्दर्न साइड में किधर, वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब नियर द मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान, ये वाला इलाका, वहाँ पर ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड कौन से टाइम फ्रेम में, 50 to 500।
50 बिफोर क्राइस्ट टू 500 AD। यहाँ पर भी ये गांधार आर्ट पर्टिकुलरली कनिष्क राजा के दौरान काफ़ी और विकसित हुआ था, एंड ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ महायान बुद्धिज्म। एग्जैक्ट सभी के ईयर्स याद रह जाए ये भी ज़रूरी नहीं है कि 500 टू समथिंग, बट एटलीस्ट लोकेशन तो पता होना चाहिए। पेशावर और अफगानिस्तान, और राजा एक आध का तो नाम पता होना चाहिए कि कनिष्क राजा था, बुद्धिज्म को फॉलो करता था, एंड ही पेट्रोनाइज दिस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। फिर उसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे इन दिस रीजन द ग्रीक इन्वेडर्स एक एक करके आते हैं, और अपने साथ वो ग्रीक रोमन कल्चर्स भी साथ में लेकर आए थे, कुछ उन्होंने स्थापना करी, एंड देन वी वर इन्फ्लुएंस्ड। सो दिस इन्फ्लुएंस द लोकल ट्रेडिशंस इन द फॉलोइंग मैनर करके आप बॉडी में एक्सप्लेन करेंगे। एक तरफ आप बता सकते हैं कि ग्रीक सभ्यता में क्या था, उसके शिल्पकला कैसी थी, और गांधार उस पर कैसे प्रभावित हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लेफ्ट साइड पर फोटो रखा है ग्रीक बस्ट का, कि यहाँ पर कैसे ग्रीक्स कार्व्ड देयर गॉड अपोलोज हेड विथ कर्ली हेल्स, घुंघराले बाल हैं देखिए इधर, और सामने ये गांधार शिल्पकला के अंदर भी उन्होंने बुद्ध भगवान की प्रतिमा बनाई है, तो गांधार कार्व्ड द हेड ऑफ बुद्धा विथ कर्ली हेयर्स, तो हाँ प्रभावित है, दिखता है दोनों जगह कर्ली हेयर्स। दूसरा, इन द ग्रीक स्कल्पचर्स द गॉड्स वेर पोर्ट्रेड इन नेचुरल रिलैक्स्ड पोज विथ हेड टर्न्ड ऑन वन साइड, एक तरफ उनका शीर्ष झुका हो, ऐसे रिलैक्स आराम करते मुद्रा में देखते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे देखिए एक तरफ शीर्ष झुका है इस तरफ, सिमिलरली यहाँ पर भी शीर्ष झुका है और आराम की मुद्रा में जैसे लगते हैं। सो सिमिलर इज सीन इन द बुद्धा स्कल्पचर्स। अनदर थिंग, ये लेफ्ट साइड पर है कोई ग्रीक मेडिसिन के उनके भगवान की प्रतिमा, और सामने गांधार स्कल्पचर्स बनाए तो बोधिसत्व मैत्रेय उनकी प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? द ग्रीक्स कार्व्ड देयर गॉड्स विथ डिवाइन एंड अदर डिवाइन क्रीचर्स, मतलब भगवान और दूसरे जो भी दैवी व्यक्ति हैं, दे वर कार्व्ड इन टॉल ह्यूमन बॉडी, ऊंचाई काफी थी, ये भी ऊंचाई काफी है, एंड विथ रियलिस्टिक एनाटॉमी, एकदम मनुष्य जैसे ही दिखते हो, देखिए इसका टॉर्सो देखिए, हाथ देखिए, चेहरे का नाप देखिए, सिमिलर इज सीन हियर। इन बोथ द प्लेसेस अटेंशन वाज पेड टू द फिजिकल फीचर्स, मसल, टॉर्सो, मस्टैच, कर्ली हेयर, ये जैसे एकदम रियल लाइफ ह्यूमन बॉडी हो, यहाँ पर भी आपको पाते हैं ऐसे ही रियल लाइफ ह्यूमन बॉडी, टॉर्सो देखिए, हाथ देखिए, मसल देखिए, हेयर्स देखिए, इट सीन्स। एट बोथ द प्लेसेस द गॉड्स आर वियरिंग रोब्स दैट शो नेचुरल वेवी क्रीजेस, जैसे एक कपड़े को क्रीज हो जाता है अपने शरीर के आसपास, ये देखिए कैसे हो गया यहाँ पर। सो सिमिलरली यू कैन सी हियर ऑल्सो। सो दीज आर द इन्फ्लुएंसेस वी हैव एब्जॉर्ब्ड इन दी गांधारा स्कल्पचर्स, पर्टिकुलरली बोधिसत्व के कल्चर में हमें ये के स्कल्पचर में हमें ये दिखता है। अनदर थिंग, ये ग्रीक टेम्पल देखिए, क्यूबॉइड शेप बोल सकते हैं, क्यूबॉइड शेप मतलब ऐसा क्यूबॉइड शेप है, और फिर ऊपर कुछ ऐसा छत जैसा बनेगा, एंड दे कंटेन वेरी टॉल कॉलम्स, ये टॉल कॉलम्स, यहाँ पर ये वाला मंदिर आप देखिए। सो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड डिजाइन विथ टॉल कॉलम्स। तो ये गांधार क्षेत्र जो अफगानिस्तान पेशावर में है, यहाँ पर भी कुछ मॉन्यूमेंट्स देखे जाएं, सिमिलर डिजाइन इज सीन। ऑफकोर्स वहाँ पर तालिबानों ने अटैक किया तो बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी है, सो कंप्लीट पिक्चर पहले जैसा तो हमें कहीं नहीं मिल सकता, बट यहाँ पर भी आप पाते हैं कि कुछ ऐसे क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर डिजाइंस वेर प्रेजेंट, और ये पिलर्स भी हैं, अभी टूट गए हैं, बट दे वर देयर। So even in these archaeological, these monuments, we can find similarities. And lastly, the conclusion, yes, foreign influence was there. Thus, we can find the Central Asian and Greco-Bactrian elements in the head, muscle, body, posture and clothes of Gandhar sculptures. लेकिन उस पर ज़्यादा कोई रिसर्च करके बेहतरीन चीज़ें हमें जानने को नहीं मिलती, क्योंकि तालिबान जब अफगानिस्तान पर हुकूमत करते थे तो उन्होंने बहुत सारे गांधार आर्टिफैक्ट उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जैसे बामियान क्षेत्र में बुद्ध भगवान की ऐसी बड़ी बड़ी उन्होंने पहाड़ी को काटकर प्रतिमाएं बनाई थी, बट देन ये तालिबान ने रॉकेट लॉन्चर वगैरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो इट हैज डिप्राइव्ड द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम कंडक्टिंग फर्दर रिसर्च ऑन द गांधार आर्ट, अदरवाइज और हम लोग कुछ लिख सकते बोल सकते कि ये सिमिलैरिटीज थी। आपको रियल एग्जाम में सब कुछ याद नहीं आए तो आपने सिर्फ बॉडी में जो लिखा है उसको वापस कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ हेड, मसल, बॉडी, पोस्चर, वो सब में हम सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। नाउ व्हाट कुड बी द मिस्टेक्स इन दिस आंसर? एक तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देने चाहिए कि
मसल थे, बॉडी थे, हेयर के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज थी। हवाबाजी में सिर्फ की बहुत सिमिलैरिटी देखी जाती है, दोनों ही जगह बहुत ही अद्भुत नक्काशी, मोस्ट डेलिकेट टाइप ऑफ कर्विंग वाज डन। वो सब एडजेक्टिव के साथ लिखी हुई चीज़ों का कोई मतलब नहीं जब तक कि एडजेक्टिव के पीछे कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल ना हो। बहुत बारीकी थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत उत्कृष्ट था, बट व्हाट एग्जैक्टली एग्जाम्पल देना है। प्रश्न के अंदर हमने कुछ ये ग्रीक रोमन की बात करी, बाकी प्रश्न में ये भी था कि सेंट्रल एशियन एंड बैक्ट्रियन एलिमेंट्स उसकी भी तुलना करके एक्सप्लेन करना था। लेकिन ऐसा तो कुछ इंटरनेट पर सीधा सीधा फोटोग्राफ या इंफॉर्मेशन मिलती नहीं, बुक्स में भी ढूंढना मुश्किल है, तो वो तो मैंने लिखा ही नहीं। एंड इवन इन रियल एग्जाम आपने भी वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि ग्रीक का ये एलिमेंट था, रोमन का ये एलिमेंट था, सेंट्रल एशिया का ये एलिमेंट था, बैक्ट्रियन सभ्यता का ये एलिमेंट था, क्योंकि यहाँ पर 100% परफेक्शन से कोई जवाब लिखने की रेस है ही नहीं। रेस किस बात की है? दूसरे लोग खराब जवाब लिखेंगे, आपने उनसे कम खराब जवाब लिखना है और आप जीत जाएंगे। ये मैंने पहले भी बोला था, कोई मोहम्मद रफ़ी और मुकेश में कौन बढ़िया गायक है इसकी स्पर्धा यूपीएससी नहीं कर रहा है। यो यो हनी सिंह और बादशाह में कौन कम घटिया गाएगा उसको आईएएस बनाना है। दैट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मेंस एग्जाम। क्योंकि आप समझिए, इतनी बारीकी से पूछे वो बैक्ट्रियन एलिमेंट्स एंड सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशन, तो किसके पास टाइम है कि 4 जनरल स्टडीज के पेपर में इतना सब कुछ तैयार करके, ए एल बशम मजूमदार, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो ओवरऑल क्वेश्चन क्या था? थियरी का क्वेश्चन था। डिफिकल्टी लेवल आई वुड से टफ, क्योंकि ग्रीक एलिमेंट तो चलिए मिल गए, लेकिन ये सेंट्रल एशियन और बैक्ट्रियन एलिमेंट तो कहीं मिले नहीं, सो डिफिकल्ट टू फाइंड एंड कंपेयर। तो 10 मार्क का क्वेश्चन था। अराउंड 3 या हायर मार्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि पूरा जवाब तो हम लिख भी नहीं पाए यहाँ पर। वी डो नॉट हैव दिस बैक्ट्रियन एंड सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स। सो दी फर्स्ट क्वेश्चन वॉज डन, गांधार आर्ट, 10 मार्क, थियरी टफ। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, 1857 से पहले जो जो अपराइजिंग हुई। So second question asked in the mains paper 1 of 2019 was like this. The 1857 uprising was the culmination of recurring big and small local rebellions that had occurred during the preceding 100 years of the British rule. Elucidate. यानी कि ये 1857 का विप्लव या विद्रोह वो हम देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले के 100 वर्षों में बार बार छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह तो ऐसे हो ही चुके थे, और ये उसका अल्टीमेट चरमोत्कर्ष था, कल्मिनेशन था, क्लाइमेक्स यहाँ पर था। पहले भी बहुत बार फाइटिंग करी थी, बट ये वाली लास्ट और बड़ी फाइट थी। सुस्पष्ट कीजिए। वैसे इल्यूसिडेट का मतलब होता है कि उसे और हिंदी में सुस्पष्ट से बेहतर की, बट एनीवेज वो पूरी हिंदी हमको करने की जरूरत नहीं। 10 मार्क और 150 वर्ड्स में पूछा गया। इस प्रश्न का जवाब प्लासी टू पार्टीशन बुक उसके चैप्टर 3 में पेज 158 ऑनवर्ड्स आपको सीधा ही मिल जाएगा। सो लेट अस प्रिपेयर द थिंग्स। उसके पहले वाले सालों में भी ऐसे कुछ प्रश्न आए थे। 2016 में पूछा कि 1857 वो कैसे महत्वपूर्ण था वो विद्रोह। फिर 2017 में पूछा कि आर्टिजनल इंडस्ट्री वो कॉलोनियल इंडिया में बहुत ही खराब हो गई थी, रूरल इकोनॉमी में वो सफ़र कर रहे थे, उसके बारे में पूछा गया। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस सराउंडिंग द पीरियड ऑफ 1857। उसी के कंटिन्यूएशन ऑफ दैट थीम दे आस्क्ड अबाउट कि 1857 के पहले 100 साल में भी ऐसे छोटे छोटे विद्रोह तो हो चुके थे। तो इस जवाब का हम लोग एक आउटलाइन या फ्रेमवर्क बना देते हैं। इंट्रोडक्शन डिफाइन करना मुश्किल है, यहाँ पर डेटा क्या देना, सीधा हम ओरिजिन कुछ बोल सकते हैं। ओरिजिन के अंदर कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग अलग रेवेन्यू पॉलिसी के चलते किसानों में, ट्राइबल्स में, लैंड ओनर्स के अंदर असंतोष था, और उसके चलते इवन बिफोर 1857 सम रिवॉल्ट्स वेर हैपनिंग। देन इन दी बॉडी पार्ट आप उसको एग्जाम्पल के साथ विस्तृत करेंगे। एरिया वाइज आप कुछ लिख सकते हैं कि कैसे बंगाल बिहार के अंदर कुछ हुआ था, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न, सेंट्रल इंडिया वेस्टर्न इंडिया में कुछ हुआ था, सदर्न इंडिया के अंदर कुछ हुआ था। सो लाइक दैट एरिया वाइज यू कैन गिव सम एग्जाम्पल कि कैसे छोटे बड़े विद्रोह हुए थे। या फिर कि आप बॉडी में स्टेक होल्डर वाइज भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पेजेंट रिवॉल्ट किसानों ने ये विद्रोह किए थे, सन्यासी फकीर रिबेलियन ये वाले थे, ट्राइबल में वो मुंडा रिबेलियन, संथल रिबेलियन ये सब हुए। फिर लोकल चीफ्टेन एंड लैंडलॉर्ड्स, पर्टिकुलरली मद्रास रीजन में कुछ गांव के मुखी सरपंच टाइप के लोग, उनको भी ऐतराज था रेवेन्यू पॉलिसी थे, सो दे ऑल्सो रिवॉल्टेड। एंड लास्टली कंक्लूजन, तो बस हाँ यस, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी कि ऐसे छोटे बड़े बहुत रिवॉल्ट हुए थे, एंड अल्टीमेटली 1857 के अंदर वो पूरा हमें क्लाइमैक्स दिखता है।
अब यहाँ पर जो जवाब का इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोडक्शन स्टेडियम से बाहर बॉलिंग करके नहीं करना है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी दिखा तो ज़्यादातर लोग इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप बाय रॉयल चार्टर ऑफ 1600। उस वक्त उनकी ब्रिटिश हुकूमत ने उनको फरमान या कुछ अधिकार पत्र दिया था जिसकी मदद से वो उन्हें दे गॉट द राइट टू ट्रेड एक्सप्लॉयटेशन इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। लेकिन ये वाला इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि आप स्टेडियम के बहुत बाहर से बॉलिंग कर रहे हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रश्न क्या है, 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके -100 ईयर्स के आसपास की आपने बात करनी है कि उस वक्त क्या चल रहा था। सो देयरफॉर इतना बाहर जाने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन आप नज़दीक से करिए कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ओवर द पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। वहाँ पर उनको वो लगान वसूलने की सब दीवानी सत्ताएं दी गई। एंड ग्रेजुअली दी कंपनी एक्सपांडेड इट्स रूल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं करना कि लॉर्ड डेलहाउसी की ये पॉलिसी थी, क्लाइव की ये पॉलिसी थी, नो, simply in one line you have to compress it and then you give some feature कि क्यों लोगों को असंतोष हो रहा था, because the company's policies were aimed at extracting the maximum revenue from land but they did not care about the Indian interest and our farmers. They even displaced the tribal people for acquiring forest land, जहाँ से वो वुड, आइवरी, हाथी दांत, रेलवे एक्सपांशन, वो सब उनके एंगल थे। And as a result, many local small rebellions had happened across India even before 1857, such as following। और करके फिर आप जाएंगे बॉडी के अंदर, एरिया वाइज या स्टेक होल्डर वाइज आप उसके उदाहरण देंगे। सो आई वुड गो विथ एरिया वाइज एग्जाम्पल्स। बंगाल में अगर देखें 1783, अब ये तो प्लासी टू पार्टीशन बुक में दिया और वहाँ से मैंने सब कंटेंट उठाया तो आसान है मुझे लिखना, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि ऐसे छोटे छोटे आप सालों को याद कर सके। नो वरी, सिंपली यू कैन कोट सम एग्जाम्पल कि ये संथल रिबेलियन था, ये मुंडा रिबेलियन था, ये सन्यासी या फकीर रिबेलियन था। तो सबके वर्ष याद रहे वो जरूरी नहीं, बट वन प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड कि 1857 से पहले हुए हो ऐसे ही सब चीज़ों की बात करनी, नॉट आफ्टर 1857। खैर, तो उस जमाने में बंगाल के रंगपुर रीजन के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर एंड दी हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड, इलीगल सेसिस, उससे किसान परेशान थे। इनिशियली दिस फार्मर सेंड पिटीशन टू द कंपनी सरकार की हमारी मदद करिए, लेकिन देयर अपील फॉर जस्टिस वेंट अनहीडेड, सरकार ने कुछ किया नहीं। तो ये सब फार्मर्स ने दे आर्म देमसेल्व्स विद प्रिमिटिव बोज, एरोज एंड स्वर्ड्स, तीर कमान तलवार सब उन्होंने हथियार उठा लिए। दे अटैक द लोकल पुलिस एंड लोकल ऑफिस, लूटेड द ग्रेन स्टोर एंड रिलीज द प्रिजनर्स। और साथ ही साथ उन्होंने अपना लोकल जो लीडर थे उसको नवाब का खिताब दे दिया कि रंगपुर में अब से हमारे ये नवाब का शासन है। हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान देना बंद कर दिया एंड देन दे स्टार्टेड दिस एंटायर टाइप ऑफ, हमारे नवाब की ये हुकूमत है। तब देखिए 1857 के जो रिबेलियन हुआ, सैन्य विद्रोह, उसके अंदर भी एलिमेंट्स तो यही थे कि सब लोगों ने हथियार उठा लिए और हमारा एक बहादुर शाह जफर नवाब होगा, हमारा सुल्तान होगा। सेम एलिमेंट इज सीन हियर, that thus in the Rangpur rebellion we can see many elements of 1857 सिपाही मिलिट्री। यानी कि जैसे रंगपुर हुआ प्लस 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 करके भारत के कई इलाकों में ऐसी चीजें हो चुकी थी इन दी 100 ईयर्स बिफोर 1857 एंड अल्टीमेटली 1857 उसका क्लाइमैक्स था। सो देन यू कैन गिव सम मोर एग्जांपल्स। एरिया वाइज आप बंगाल रीजन की बात करें, अब यहाँ पर वर्ष लिखें बट एज आई सेड आपके लिए पॉसिबल नहीं रियल एग्जाम में याद करना, बट बुक में लिखे हैं तो अभी देखते हैं। 1763 और 1800 में सन्यासी रिबेलियन, फकीर रिबेलियन अक्रॉस पार्ट्स ऑफ बिहार एंड बंगाल। 1824 में टीपू शाह, टीपू सुल्तान नहीं, टीपू शाह, उसकी पागलपंथी संप्रदाय थी बंगाल में, उन लोगों ने भी ऐसे हथियार उठाए। अब प्रश्न होता है ये सन्यासी और फकीर लोगों को क्या है कि वो लोग भी हथियार उठाए। बेसिकली बहुत सारे किसान जिनकी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प कर दी कि आपने लगान नहीं चुका वगैरह, सो मैनी ऑफ दोज दे ऑल्सो एंटर दिस टाइप ऑफ सन्यासी, फकीर एंड अदर ट्रैवलिंग मॉन्क्स, और वो अपने साथ हथियार भी रखते थे। और फिर हथियार रखते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के साथ कुछ घर्षण हो जाते थे रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सम रोड टैक्सीज एंड अदर थिंग्स।
तो ये घटना भी देखने को मिलती है। तो हमारे पास बंगाल बिहार के एग्जाम्पल हो गए, सन्यासी फकीर, पागलपंथी, रंगपुर रिबेलियन। उसके बाद एरिया वाइज कंटिन्यू करें तो थोड़ा सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में जाते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती है? उस जमाने में तो बहुत सारा यहाँ पर जंगल प्रदेश था, तो वो सब जंगल एरिया, ट्राइबल एरिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको कन्वर्ट करना शुरू किया कि बाहर से वो फार्मर्स को ला के वहाँ पर सेटल करता था, ताकि एरिया अंडर एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो जाए, खेती बाड़ी बढ़े, तो कंपनी को ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मिले, वहाँ से वो कॉटन और इंडिगो कल्टीवेशन करे तो उसको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था फैक्ट्री के लिए मिल जाएगा। जंगल एरिया को भी वो कब्जे में कर रहे थे ताकि वहाँ से उसको वुड मिले, आइवरी, हाथी दांत मिले, जिसका वो ट्रेडिंग कर सके। अगर ऐसा किया जाएगा तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, संथल कम्युनिटी, मुंडा कम्युनिटी, बिल कम्युनिटी, उनके साथ संघर्ष होना स्वाभाविक था। सो in the central, eastern and western India, what we can find is East India Company tried to convert jungle areas into agriculture settlements for this land revenue, ivory, wood, cotton, indigo, and as a result this exploitation and alienation of the tribals, जिसके चलते बिल रिबेलियन, कोली रिबेलियन वो मराठा रीजन में देखने को मिलता है। फिर संथल हुल या संथल रिबेलियन, सिंधु और कानू मांझी ने जिसको लीड किया, या मुंडा रिबेलियन जो बिरसा मुंडा ने लीड किया। सो दिस थिंग्स हैपन, ये संथल और मुंडा रिबेलियन हुए बंगाल बिहार रीजन के अंदर, एंड दे वर टारगेटेड अगेंस्ट जमींदार, मनी लैंडर्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। थोड़ा और सदर्न इंडिया की तरफ आते हैं बॉडी में, तो मद्रास के अंदर उनके लोकल चीफ जिनका नाम था पॉलीगार, दे रेजिस्टेड द कंपनी पॉलिसी, क्योंकि कंपनी को ये हमारे जमींदार और वो रेवेन्यू इतना देंगे, आपने हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट लेना है वगैरह वगैरह, सो दे डिड नॉट लाइक इट। 1814 ऑनवर्ड्स इवन मोपला रीजन के अंदर भी जो टेनेंट फार्मर्स थे, उनको उनके कंपनी की रेवेन्यू पॉलिसी और अपने जो भी जमींदार टाइप के चीफ थे उनके साथ परेशानी थी। ऑफकोर्स मोपला रीजन के अंदर डिस्टर्बेंस 1857 के पहले से ही शुरू हो जाता है, बट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आगे चल के कैसे उसको कम्युनल सांप्रदायिक स्वरूप लेकर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है। बट वो सारी चीज़ें 1857 के बाद की तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, बट ये बात तो है, बुक्स में भी दिया है कि इवन बिफोर 1857 वो मोपला रीजन के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस तो थे। एंड लास्टली कंक्लूजन दैट यस मैनी रिबेलियंस हैपन बिफोर 1857, और वो सब ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, कल्मिनेट हुआ 1857 में। Thus, we can see that even before 1857, the oppressive policies of the East India Company, they caused many local rebellions across India. मित्रों, ये प्रश्न पूछा गया 150 वर्ड्स में, तो कोई बहुत ही बौद्धिक टाइप का, हाईली एनलाइटनिंग इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ कंक्लूजन इज नॉट रिक्वायर्ड, सिंपली यू कैन से यस इट हैपेंड। तो गया, इसमें कोई बहुत सोच के कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर लोग क्या क्या गलती कर सकते हैं? एक तो लॉजिकल स्ट्रक्चर। प्रश्न ये पूछा है कि पहले स्मॉल एंड बिग रिबेलियंस हैपन और उसका चरम हो गया 1857 में। सो यू हैव टू मेक सम सिमिलैरिटी इन द कॉज एंड फीचर्स बिटवीन बोथ दी साइड्स। जैसे हमने रंगपुर रिबेलियन में देखा कि कैसे उन्होंने शस्त्र उठाए, लोकल पुलिस थानों को कब्जे में कर लिया और अपने जो लीडर थे उसको बोला कि ये हमारा नवाब है और हमारे यहाँ पर शासन है। सो सिमिलर एलिमेंट इज देयर, ऐसा कुछ सिमिलैरिटी दिखानी है। सिंपली राइटिंग कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ रिबेलियन, नो, यू हैव टू कंपेयर इट। बॉडी पार्ट्स में भी लॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ होना चाहिए। रीजन के हिसाब से बात करो, बंगाल, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ इंडिया, या स्टेक होल्डर के हिसाब से बात करो, फार्मर, ट्राइबल, लैंडलॉर्ड्स। ऐसे ही हवा में थोड़ा इधर याद आया उधर आ गया, ऐसे नहीं, फ्रेगमेंटेड नहीं होना चाहिए, कोई उसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। इन सभी इंडिविजुअल रिवॉल्ट के आपने डिटेल्ड कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक छोटी चीज को एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपली यू हैव टू मेंशन इट इन 1 और 2 लाइंस। क्रोनोलॉजी गलत नहीं होनी चाहिए, 1857 से पहले हुई घटनाओं के बारे में ही लिखना है, नॉट आफ्टर वर्ड्स। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था उसके कोई स्पेसिफिक कारण यहाँ पर आपसे पूछे नहीं गए कि मंगल पांडे ने ये किया था या ग्रीस कार्टी जिससे उसे ऐतराज था। व्हाट हैपेंड इन 1857 इज नॉट आस्क्ड हियर। सिंपली दिस, इवन 1857 के बिफोर इंडिविजुअली पागलपंथी संप्रदाय को क्या तकलीफ थी या सन्यासियों का क्यों घर्षण हो रहा था, लंबी चौड़ी आपने इलेबोरेशन नहीं करना। सो थियरी क्वेश्चन है, यस, इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं।
एज सच इट इज़ ईजी, बट 10 में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 5 मार्क के आसपास खींच पाएंगे। दैट इज़ बिकॉज उसमें जो एग्जाम्पल कुछ लिखने चाहिए, उसको जो लॉजिकली कनेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे एलिमेंट है जो कि 1857 के विद्रोह में भी हमको देखने के मिलते हैं। दैट टाइप ऑफ राइटिंग इज डन, देन मे बी यू कैन फेच सम 6-7 marks आउट ऑफ दिस। नाउ स्पीकिंग ऑफ दिस एक्सप्लॉइटेशन एंड मनी एंड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, आई एम हैप्पी टू शेयर कि यहाँ अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे लाइव क्लासेस इकोनॉमी के लिए चलते हैं, जहाँ पर इकोनॉमी के 6 पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, टैक्सेशन, जीएसटी, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सभी को मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। यूजुअली फ्राइडे सैटरडे रात को 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक क्लास होती है। सो इवन दी वर्किंग प्रोफेशनल कैन अटेंड। रैपिड रिवीजन के लिए हैंडआउट है, हैंडआउट के अंदर सब इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स की हिंदी टर्मिनोलॉजी भी है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इवन फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। वीकली क्विज होती है जहाँ पर रैंकिंग भी आपको मिलता है। इनफैक्ट आज भी शाम को 7:30 बजे देयर वाज अ क्विज फ्रॉम द लास्ट वीक्स टीचिंग। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट। और उस वक्त चेकआउट पेज पर अगर आप mrunal.org कोड यूज़ करेंगे यू विल गेट सम एडिशनल डिस्काउंट। सो दैट इज़ देयर इफ़ यू विश टू ज्वाइन। अदरवाइज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर मीन्स पेपर 1 2019 हिस्ट्री के अंदर गांधार आर्ट का सवाल सॉल्व कर लिया, 1857 की अपराइजिंग देख ली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट इंडियन रेनेसा। प्रश्न ऐसा था that examine the linkages between 19th century Indian Renaissance and the emergence of national identity। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। ये इनके साथ कैसे जुड़ा था और ये इनके साथ कैसे जुड़े थे, व्हाट इज द लिंकेजेस। ये प्रश्न भी द सेम बुक प्लासी टू पार्टीशन उसके चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर जो अलग अलग पैराग्राफ्स दिया है उसका आप जिस्ट या समरी के रूप में देखें, देन अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इज गिवन इन द बुक और उसी को लिफ्ट करके पूछा गया। अगर आप पिछले 3 सालों के प्रश्न देखें 17, 18 और ये 19, तो फ्रीडम स्ट्रगल के पोर्शन से जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर ये वाली किताब में से डायरेक्टली थीम्स को लीड करके पूछा जाता है। एक ज़माने में बिपान चंद्रा ज़्यादा उपयोगी थी, बट आई वुड से नाउ लुकिंग इन द लास्ट 3 years प्लासी टू पार्टीशन इट सीम्स मोर रेलेवेंट फॉर द प्रिपरेशन। तो ये आपने भी पढ़ा होगा 1857 का चैप्टर कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल वाली बुक में खत्म होता है, फिर उसके बाद आता है सोशल रिफॉर्म रिलेटेड चैप्टर, ये राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले वगैरह। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरा पहले भी प्रश्न पूछे गए थे। 2015 में पूछा डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स दैट हेल्प बिल्डिंग द नेशनल आइडेंटिटी। अब वैसे ये पुराना वाला प्रश्न नहीं है ऐतिहासिक, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि नेशनल आइडेंटिटी और रेनेसा का समन्वय एंड दिस इज सिमिलर टू दैट कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी के साथ कैसे जुड़ा। देन वीमेंस क्वेश्चन इन दी 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उसमें क्या मेजर इशू और डिबेट थे उसकी आप चर्चा करिए। एनीवेज पहले हम ये जवाब का आउटलाइन या स्केलेटन बना देते हैं। सो इट इज़ लाइक दिस कि इंडियन रेनेसा थी, उसके चलते नेशनल आइडेंटिटी की भावना जागती है और ये नेशनल आइडेंटिटी की भावना वही इस सामाजिक सुधारणा और रेनेसा को प्रेरित भी कर रही थी। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन जमेगा नहीं, डेटा कोई है नहीं हमारे पास, हम इसका ओरिजिन दे सकते हैं कि कैसे ये राजा राम मोहन रॉय और दूसरे सुधारकों के चलते भारत में ये इंडियन रेनेसा या नव जागृति की शुरुआत होती है। फिर बॉडी के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे थोड़े सोशल रिफॉर्मर्स के नाम और उदाहरण दीजिए कि उन्होंने ये काम किया, एंड अल्टीमेटली उसके चलते जो पहले वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास था जो कि अपना पेट्रियोटिज्म मानता था कि हम क्वीन और इंग्लैंड को वफादार हैं, वो हमारा पूरी भावना है, उसके बदले धीरे धीरे अपना लैंड, लैंग्वेज, रिलीजन उसके साथ लोग अटैच होने लगे। ये सब सुधारकों में से कि लोगों ने नॉवेल्स और पोएम लिखे जिसमें देशभक्ति की भावना थी, और ऐसे नॉवेल्स और पोएम उन्होंने वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में लिखे, प्रादेशिक भाषाओं में लिखे, जहाँ पर उन्होंने शब्द प्रयोग किए देश, वतन, नाडु, और धीरे धीरे ये सब से बढ़ते बढ़ते हम लोग आते हैं कि कैसे अपनी नेशनल आइडेंटिटी बनती है। पैरेलली ये प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, ऐसे सब सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हुए,
तो लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलना शुरू किया कि 100 लोगों की भीड़ होगी, 1000 लोगों की भीड़ होगी। सो इट देन प्रोवाइडेड अ फॉलोअर बेस, जिसके चलते फ्यूचर स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल के पार्टीशन के वक्त होती है वगैरह, वहां पर भी ऐसे अगर लोग एक बार समूह में इकट्ठा शुरू होना होंगे, देन इट विल क्रिएट सम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सो कंक्लूजन, यस, इंडियन रेनेसा की मदद से नेशनल आइडेंटिटी को ये सारे फीचर्स मिले और अल्टीमेटली वी फॉट फॉर द स्वदेशी मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेनेसा इन दी 19th सेंचुरी। इसका ओरिजिन क्या है? भारत के अंदर यूरोपियन का आगमन, इंग्लिश एजुकेशन का आगमन होता है, एंड इट रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन इलाइट्स, जिसमें कौन कौन थे? बंगाल का भद्रलोक, बॉम्बे के अंदर चित्पावन ब्राह्मण, मद्रास के अंदर तमिल ब्राह्मण। ये ऐसे थे जो कुछ पढ़ लिख गए, अंग्रेजी जान गए, सरकारी नौकरियों में कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे काम करने लगे। बट सम ऑफ देम वेर डिस्टर्ब्ड, कुछ लोग उनमें से थोड़े असंतोष में आ गए, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न क्लेम्स ऑफ क्रिश्चियन सुपीरियोरिटी, कि क्रिश्चियन और वाइट लोग सुपीरियर होते, तुम सब लोग बैकवर्ड हो। एंड इल प्रैक्टिसेस विद इन इंडियन सोसाइटी, ये सती प्रथा, लड़कियों की बाल विवाह कर देना वगैरह। सो देन दे started thinking to reform the Indian society. In this atmosphere, राजा राम मोहन रॉय ने भारत की समाज सुधारना के लिए क्या कुछ कुछ काम किए, एंड इट ऑल्सो इंस्पायर्ड अदर लीडर्स टू डू सिमिलर थिंग्स इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस, एंड अल्टीमेटली दिस कल्मिनेटेड इनटू द इंडियन रेनेसा या नव जागृति ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। प्रासी टू पार्टीशन बुक के अंदर उन्होंने इसको इस तरह से ही एक्सप्लेन किया कि राजा राम मोहन आए, उन्होंने कुछ काम किए, दूसरे लोग उससे प्रभावित हुए, उन्होंने मद्रास और बॉम्बे में ऐसे काम किए, और ये कलेक्टिवली जो चीज है उसको हम बोलते हैं इंडियन रेनेसा, नव जागृति। अब यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय, तो उस पर लंबी चौड़ी चर्चा आपने करनी नहीं, बट हाँ 2-3 लाइन में कुछ वर्णन करना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा ब्रह्मो समाज की स्थापना करी, उपनिषद वेदांत उन सब का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, मूर्ति प्रथा, मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री, प्रीस्ट क्राफ्ट, पॉलीथेइज्म, कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, सबका विरोध किया, महिलाओं के हकों की बात करी, विडो रीमैरिज, इंटरकास्ट रीमैरिज, ये सब की बात करी। हाँ, लेकिन अपना प्रश्न क्या है, नेशनल आइडेंटिटी तक ये कैसे ले गए? क्योंकि पहले जो हिंदू समाज बटा हुआ था बहुत सारे विभागों में, इनडायरेक्टली हेल्प यूनाइटिंग द हिंदूज अबाउट द कास्ट एंड जेंडर लाइंस। पहले महिलाओं के प्रश्न हमारे प्रश्न नहीं है, ये उनके प्रश्न हमारी कास्ट के प्रश्न नहीं है। ऐसी जो छोटी छोटी मानसिकता थी उससे लोग बढ़ के आत्मीय समाज ब्रह्मो समाज तक गए, एंड अल्टीमेटली उनमें से कुछ का और ज़्यादा फिर मानसिक उत्थान हुआ होगा, तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट वगैरह में भी या तो उनने या उनकी सेकंड जनरेशन ने पार्टिसिपेट किया होगा। सिमिलर मूवमेंट्स वेर इनिशिएटेड बाय दी प्रार्थना समाज, जिसमें आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे थे, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह थे। मुस्लिम, सिख, पारसी लोगों ने भी ऐसे रिफॉर्म्स अपने समाज में करने की कोशिश की। अगर आपको कोई नाम याद आ सके तो आप लिख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम याद ये रखना है कि राइट अ नोट ऑन द सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ऐसा अपना प्रश्न नहीं है। तो लंबी चौड़ी इधर लिस्ट देने के गए, देन विद इन द वर्ड लिमिट जो जवाब को टच करना है आप नहीं कर पाएंगे। द सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी, कि ये सब नेशनलिज्म और नेशनल आइडेंटिटी के साथ कैसे रिलेटेड है, उसका जवाब ये है कि ये राजा राम मोहन रॉय सोशल रिफॉर्म की जब मूवमेंट चला रहे थे, ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मॉडेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डिमांड्स। थोड़े थोड़े संवैधानिक सुधारों की उन्होंने बात करी। देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, मैजिस्ट्रेट और पुलिस और वो सब अलग होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, देयर शुड बी ट्रायल बाय ज्यूरी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, ये सब मांग उन्होंने भी रखी थी। एंड देन लेटर ऑन मैनी ऑफ दिस इश्यूज वेर ऑल्सो टेकन अप बाय यंग बंगाल मूवमेंट अंडर हेनरी विवियन डेरोजियो। ये सब लोग जो काम कर रहे थे, दी सोशल रिफॉर्म्स एंड द रिफॉर्मर्स ऑफ दैट एरा, उन्होंने पेट्रियोटिज्म की विभावना ऐसे करी कि अपना लैंड, अपने लैंग्वेज, अपना रिलीजन, एंड नॉट सम क्वीन और ब्रिटिश एम्पायर। दे ट्राई टू प्रूव द स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी ऑफ द इंडियन कल्चर अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर। इस तरह से अपनी नेशनल आइडेंटिटी उभर के आई कि ये मराठी, ये गुजराती, ऐसा नहीं, हम सब इंडियन और हम सब ये वेस्टर्न लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से बेहतर है। दे रॉट नोवेल्स एंड पोएम्स विथ पेट्रियोटिक फ्लेवर, बांग्ला भाषा में, मराठी, तेलुगु, हिंदी
और बाकी प्रादेशिक भाषाओं में उन्होंने देशभक्ति की सब नवलकथाएं, गीतों का निर्माण किया। उनके स्पीच, आर्टिकल और बुक्स आप देखिए तो उसमें उन्होंने भारत देश, अपना वतन, हमारा नाडु, सदर्न इंडिया में नाडु, सो दिस आइडियाज दे गेव अ आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन। अदरवाइज आपने पहले हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि उससे पहले के जमाने में अंडर दिस मुगल एम्पायर वी डिड नॉट हैव दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज अ लार्ज नेशन। तो ये इन लोगों ने नेशनल आइडेंटिटी बनाने में मदद करी। Thus, the reformers of 19th century Indian Renaissance, they tried to create the idea of Indian nationalism as a defense against Western claims of superiority and the spread of Christianity. उनसे लड़ने के लिए उन्होंने भारत की ये एक अलग से देश है ऐसा दिखाने की कोशिश करी। एंड दिस इंस्पायर्ड मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू ज्वाइन सच टाइप ऑफ ग्रुप्स एंड इवेंचुअली इट क्रिएटेड द सपोर्टर बेस फॉर द फ्यूचर स्वदेशी मूवमेंट्स। थोड़े अभी ऑर्गेनाइजेशन बने आगे चल के, जैसे आरएसएस में से बीजेपी बनेगा, उसी प्रकार ये प्रार्थना समाज, आत्मीय समाज, वो सब में से भी कुछ लोग ट्रेन होके थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी लेकर आगे बढ़ेंगे एंड मे बी सम ऑफ देम विल ज्वाइन द स्वदेशी मूवमेंट। So like that, this Renaissance helped in national identity, and the national identity they fought to claim the superiority against West and Christianity. तो ये इस जवाब का कंक्लूजन हो सकता है कि हाँ उन लोगों ने ऐसा किया। नाउ मिस्टेक्स इन दिस आंसर, सोशल रिफॉर्म जो उठाए गए उसमें क्या लिमिटेशन या मर्यादाएं थी वो आपको नहीं पूछा गया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक केशव चंद्र सेन था, वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी 13 साल की लड़की की उसने कूच बिहार के महाराजा के साथ शादी कर दी और फिर उसके फॉलोअर्स उसे छोड़ के चले गए। या फिर कि ये आर्य समाज जो शुद्धि मूवमेंट चला रहा था उसके चलते हिंदू मुस्लिमों में टकराव बढ़ गया था। ये सब के नेगेटिव फाइंडिंग्स या लिमिटेशंस ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वो यहाँ पूछा ही नहीं है, यहाँ पर प्रश्न अलग है। एंजलिसिस्ट एंड ओरिएंटल कंट्रोवर्सी या डिफरेंस वो भी नहीं पूछा गया। हाउ कांग्रेस वाज बॉन्ड एज अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट ऑल दिस एलिमेंट्स वो भी नहीं पूछा गया। लेंथी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय ब्रिटिश इज ऑल्सो नॉट आस्क्ड। विलियम बेंटिंग ने ऐसा किया था और ये वुड्स डिस्पैच और वो लेके आए थे, दोस थिंग्स आर नॉट आस्क्ड हियर। रेनेसा से, सोशल रिफॉर्म से नेशनल आइडेंटिटी कैसे बनी उसकी आपने बात करनी है। तो थियरी का एक प्रश्न है, मीडियम लेवल डिफिकल्टी बोल सकते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया वो तो सबको पता है, लेकिन वो सोशल रिफॉर्म से हम लोग आगे बढ़ के नेशनल आइडेंटिटी की तरफ वो कैसे मदद करते हैं, ऐसा आपने लॉजिकल स्ट्रक्चर बना के लिखना था। सो इट रिक्वायर्स मोर मेंटल एफर्ट। सो 10 मार्क का क्वेश्चन था। आई वुड थिंक दैट ज़्यादातर लोग 4 मार्क के आसपास रहे होंगे। आपको जो ज़्यादा सोच विचार कर जवाब लगते हैं, जो 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं एंड दे वुड बी मोर कॉशियस अबाउट हाउ दे आर फ्रेमिंग द आंसर, तो वो लोग उससे ज़्यादा भी मार्क खींच सकते हैं, 5, 6, 7। सो गांधार आर्ट इज ओवर, 1857 ओवर, इंडियन रेनेसा भी हमने देख लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गांधीयन फेज, बट बेटर कि एक हम लोग छोटा सा 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बाकी के सवाल देखते हैं। अ ब्रेक फॉर 4 मिनट्स।
All right, friends. So break period is over. Let us move forward to the fourth question about history. Many voices had strengthened and enriched the nationalist movement during Gandhian phase. Elaborate. गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं सुसमृद्ध बनाया था। विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। ये वाला प्रश्न तो डायरेक्टली चैप्टर का टाइटल ही लिफ्ट कर दिया है कि प्लासी टू पार्टीशन बुक चैप्टर 7 मैनी वॉइसेस वन नेशन। वहाँ पर इस चीज़ की बात करी है कि कैसे गांधी युग के अंदर महिलाएं, फार्मर, वर्कर्स, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉपकीपर, ये सब अलग अलग वॉइसेस ने आके राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सा लिया। सो दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। ये गांधी के आगमन के बाद वाला समय, इससे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। 2013 में पूछा डिफाइन द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन। भारतीय महिलाओं ने फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 2016 में पूछा रोल ऑफ वीमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। 2015 में पूछा हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, डिस्कस। तो गांधी के बिना भी आज़ादी मिल जाती, लेकिन सब लोगों को साथ में शायद न लिया जाता। तो दी वीमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वो सारे एंगल पूछे गए। 2017 में पूछा हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यू ऑब्जेक्टिव्स दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द 20s ऑफ लास्ट सेंचुरी। सो कलेक्टिवली ऑल दिस आर अबाउट कि सब लोगों को कुछ कुछ बोलने का अवसर मिला। तो सबसे पहले ये प्रश्न की आउटलाइन बना देते हैं कि मैनी वॉइसेस एडेड इन द गांधीयन फेज। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? गांधीयन फेज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? ओरिजिन ऑफ द गांधीयन फेज की ये वाले साल में शुरुआत होती है। उसके बाद बॉडी में आप लिखेंगे दैट विच ऑफ द वॉइसेस वर एडेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड हाउ दे एनरिच्ड द फ्रीडम स्ट्रगल। मार्जिनाइज ग्रुप, दलित, लैंडलेस लेबरर्स, फार्मर्स, वर्कर्स, मर्चेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, वीमेन, स्टूडेंट, ये सब लोग आए थे और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया आज़ादी के लिए। And conclusion that yes, all these voices they came and enriched the freedom struggle. So first of all the introduction. जहाँ तक फ्रीडम स्ट्रगल है तो उसके इंट्रोडक्शन टेम्पलेट पहले से याद करके जाने चाहिए। The history of Indian national movement is divided into 3 phases. पहला युग है दी अर्ली नेशनलिस्ट फेज 1885 से लेके 1905 तक। दूसरा युग है असर्टिव एक्सट्रीमिस्ट फेज ड्यूरिंग 1905 टू 1916। और तीसरा फेज है ये गांधीयन युग 1917 से लेके 1947 तक। And then you enter into the Gandhian phase. That during this phase, Gandhiji employed the principles of non-violence and satyagraha against the British, and he made the nationalist movement a mass movement. पहले ये था कि कुछ नौजवान वो रेवोल्यूशन करेंगे, कुछ एजुकेटेड एलिट्स वो अपना मॉडरेट टाइप की एक्टिविटी करेंगे, बट गांधी जी ने सबको आगे बढ़ाकर मास मूवमेंट जन मुहिम बना दिया। इसके अलावा आप गांधी जी के एप्रिसिएशन में और भी पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास बॉडी में ज़्यादा कंटेंट ना हो कि महिलाओं का ये चीज़ हुई थी या स्टूडेंट्स की ये चीज़ हुई थी, तो ऐसा करते वक्त लोग क्या करते हैं, फिर गांधी जी का महिमा मान में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, बट फिर रियल एग्जाम में उससे मार्क्स खींचने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी नहीं। सो कम टू द पॉइंट नाउ इन द बॉडी। अलग अलग वॉइसेस, तो आप स्टेक होल्डर के हिसाब से बॉडी को डिवाइड करें। सबसे पहले फार्मर और मिल वर्कर की बात करते हैं। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया इंडिगो फार्मर के लिए। फिर 1918 में वो अहमदाबाद आए टेक्सटाइल मिल वर्कर की स्ट्राइक में हिस्सा लेने के लिए। फिर 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने लोअर कास्ट लैंडलेस पेजेंट, जिनको काली परज बोला जाता था, उनको भी इन्वॉल्व किया। सो विथ सच एक्टिविटीज गांधी जी और उनके अनुयायी सरदार पटेल वगैरह दे वॉन द सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स। और ये अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए काम किया तो मिल वर्कर का भी उनको सपोर्ट मिल गया। सो दिस वॉइसेस वेर एडेड इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अदरवाइज पहले क्या होता था, प्रीवियसली द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज मोस्टली कन्फाइंड टू द एजुकेटेड इलाइट्स एंड भद्र लोग ओनली। पढ़े लिखे लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज और ऐसी मांग के साथ मुंबई में, कोलकाता में कुछ पिटीशन और प्रेयर डालते रहते थे, बट अब गरीब लोग भी उसमें जुड़ गए। पैरेलली किसानों के लिए बनी ऑल इंडिया किसान सभा, वर्कर्स के लिए बना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
तो ऐसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनने पर वर्कर्स एंड फार्मर्स दे कुड ब्रिंग अप देयर ग्रीवांसीज इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड अल्टीमेटली क्विट इंडिया तक पहुंचते हैं। तो ये सब ने कुछ ना कुछ किया था जिससे फ्रीडम स्ट्रगल में मदद मिली। बॉडी पार्ट 2 के अंदर स्टेक होल्डर्स में आप जाइए, वीमेन वीमेन वॉइस कैसे आगे आए। गांधी जी के आने से पहले भारत के बुद्धिजीवी दे यूज्ड इंडियन वीमेन एज द मॉरल ऑर्डर एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, यानी कि वो हमारी बहुत ही पवित्र चीज है और भारत का वो एक मूर्त स्वरूप है। सो शी मस्ट बी केप्ट अनकंटामिनेटेड फ्रॉम द पॉल्यूटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट। ये पाश्चात्य ख्यालों का कुछ भी उसके दिमाग में प्रदूषण नहीं आना चाहिए। अब गांधी जी से पहले वाले सब लीडर्स की ऐसी मान्यता थी, तो वो क्या करेंगे, महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, महिलाओं का फिजिकल सिक्लूजन कि तुम घर में रहो बाहर मत निकलो, कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन फीमेल मॉडेस्टी, किसी के साथ आपने कुछ पढ़ना लिखना बोलना नहीं है, सोशल डिस्टेंस बिटवीन द सेक्सेस, किसी बाहर के पुरुष के साथ बात नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। सो देर वॉज वेरी लिटल पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन इन द प्री गांधीयन मूवमेंट। गांधी जी के आने से पहले महिलाओं का बहुत हिस्सेदारी नहीं थी। बट गांधी हैड एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, वहां पर रंगभेद के सामने लड़ते वक्त उन्हें ये मालूम हो गया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वॉल्विंग वीमेन इन द पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड एज अ रिजल्ट गांधी जी एनकरेज द वीमेन टू ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि आप ये विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों का पिकेटिंग करिए। ही अपील टू द इंडियन फैमिलीज कि अगर कोई महिला फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ज्वाइन करती है तो यानी कि वो उसका जो घरेलू रोल है पत्नी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, उसी रोल का ये एक्सटेंशन है कि देश के लिए लड़ना है, वो भी उसका एक एक्सटेंशन है। एंड सेकेंडली लड़ना है मतलब कोई खून खराबा नहीं करना है, ओनली द नॉन वायोलेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिस्पेक्टेबल वीमेन इमेज फॉर द वीमेन सत्याग्रही। इसके चलते क्योंकि हिंसा का ये कोई प्रयोग नहीं करेगी, बंदूक उठाएगी नहीं वगैरह, सो द मैन ऑफ द हाउस, घर के जो मुखिया पुरुष थे हर एक फैमिली में, दे डिड नॉट अपोज द वीमेन ज्वाइनिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। वरना पहले कोई मतलब मिलिटेंट मूवमेंट या ऐसा होता तो बहुत सारे पिता या पति मना कर देते महिला को ज्वाइन, बट यहाँ पर क्या करना है, पिकेटिंग करना है, वायलेंस यूज नहीं करना, देन ओके यू गो, वी हैव नो प्रॉब्लम। सो एज अ रिजल्ट मैनी वीमेन लीडर एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस कुड इमर्ज इन दिस एरा। और ये सब महिलाएं और उनके लीडर्स, महिला लीडर्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया बट एट द सेम टाइम वीमेन एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल राइट्स के लिए भी काम किया। एंड एज अ रिजल्ट अवर नेशनलिस्ट मूवमेंट इट वाज एनरिच्ड, वो पहले से ज्यादा समृद्ध हुई। कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, दलित एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स, जैसे जैसे ये कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसका जो कांग्रेस वर्जन ऑफ नेशनलिज्म, उसमें नॉन ब्राह्मीण एंड दलित ग्रुप्स दे बिगेन टू एक्सप्रेस दैट डिसेंट कि उनको उससे ऐतराज था कि इसमें हमारे मुद्दों की बात नहीं हो रही है। एंड दिस रिजल्टेड इनटू इमर्जेंस ऑफ सम लीडर्स जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, MC राजा वगैरह, एंड सम पार्टी जैसे जस्टिस पार्टी, अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद एंड अदर्स। 1932 में पूना पैक्ट होता है डॉक्टर आम्बेडकर गांधी जी के बीच में कि जहां पर डिप्रेस क्लासेस के लिए लेजिस्लेचर में देयर विल बी रिजर्वेशन, और वो वाला मुद्दा या सिद्धांत हमने आज़ादी के बाद भी अपनाया। सो अगेन दी वॉइसेस वाज एनरिच्ड। और ये दलित सेल्फ असर्शन कि हम भी इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन बना के हमारे मुद्दों के लिए लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ, दिस मेड द कांग्रेस रिकॉग्नाइज देयर इश्यूज एंड देयर पोटेंशियल एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज। इसलिए आगे चल के वो सब दलित लीडर्स को हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री में हिस्सा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी मेंबरशिप और ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी, वो सब उनके वॉइस भी यहाँ पर ऐड होते हैं। एंड थस द नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो पहले एक भद्र लोग और ये सब वेस्टर्न एजुकेटेड इलाइट्स, उससे आगे बढ़ के इट वॉज एनरिच बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। फिर और आगे बढ़े तो स्टेक होल्डर्स में आएंगे स्मॉल मर्चेंट्स। ट्रेडिशनली भारत के मर्चेंट एंड बिजनेस कम्युनिटी एंड एंटरप्रेन्योर वो सब तो ब्रिटिश सरकार के ट्रेडिशनल एलाइज थे, उनको ब्रिटिश हुकूमत पसंद थी। पर्टिकुलरली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने सोल्जर्स के यूनिफॉर्म, टेंट, वो लैंटर्न और बहुत सारे सामान खरीदने के लिए इंडियन मर्चेंट्स को ऑर्डर दिए थे, बिजनेसमैन को ऑर्डर दिए थे। सो दे वर वेरी हैप्पी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट आफ्टरवर्ड्स द ऑर्डिनरी मर्चेंट्स सफर्ड।
क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन, हाई लेवल ऑफ टैक्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उनको प्रॉब्लम थी। एंड इन दिस एटमोस्फियर ये मारवाड़ी, जैन और गुजराती मर्चेंट्स वो गांधी जी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि गांधी जी जो नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह की बात करते थे वो जैन और वैष्णव फिलोसॉफी के साथ बहुत पैरेलल चलती थी, सो दे लाइक्ड इट। और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार ज्यादा टैक्स मांगती थी, धंधे में बरकत नहीं थी, तो उनको डिसलाइक करते थे। सो देयरफॉर दिस मर्चेंट्स हैप्पीली कंट्रीब्यूटेड फंड्स फॉर द गांधीयन प्रोग्राम्स। आश्रम बनाना है, कोई विधवा सहाय करनी है, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग खादी एंड अदर स्वदेशी गुड्स, तो उनका पार्टिसिपेशन भी हो जाता है। स्मॉल मर्चेंट से आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलिस्ट एज अ वॉइस। तो वर्ल्ड वॉर वन में तो हमने देखा कैसे उनको ये सोल्जर यूनिफॉर्म और वेपन्स और सब मटेरियल बनाने के लिए, लेटन और टेंट बनाने के लिए ऑर्डर मिले तो मजा था। बट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल बूम इट कोलैप्स्ड बाय 1920। वो पूरे ऑर्डर आना बंद हो गए। और फिर ये सब उद्योगपति चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को बंद कर दे या कम कर दे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट हेल्प देम। एंड एज अ रिजल्ट इवन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे जीडी बिरला, जमनालाल बजाज, वो भी अब स्वदेशी और नेशनलिस्ट मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। 1927 में गांधी जी ने ये जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर को बोला कि आप फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करें जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगों की रक्षा के लिए काम करे। ऑफकोर्स रियल एग्जाम में पॉसिबल नहीं कि साल याद रह जाए या फिक्की का फुल फॉर्म याद आ जाए, बट यू कैन राइट दैट बिजनेस सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस वेर सेटअप ऑन एडवाइस ऑफ गांधी जी। जीडी बिरला और जमनालाल बजाज ये दो तो ऐसे नाम है कि हमको याद रहने चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट को एनरिचमेंट कैसे मिला? एक तो जीडी बिरला, जमनालाल बजाज वो गांधी जी और कांग्रेस को फंडिंग में पैसा देते थे, तो वो अपनी सत्याग्रह की प्रवृत्ति ठीक से कर पाते थे। सेकंडली, हमारी ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में हम लोग विरोध कर रहे थे कॉलोनाइजेशन का, सो इट वाज एंटी कॉलोनाइजेशन, बट इट वाज नॉट एंटी कैपिटलिस्ट। ऑफकोर्स साम्यवादी और वो सब कम्युनिस्ट पार्टियों ने कुछ खेल किए, बट ओवरऑल द कांग्रेस लेड द स्ट्रगल वाज नॉट एंटी कैपिटलिस्ट। इसलिए उद्योगपतियों के सामने लड़ना ऐसी कोई भावना जगी नहीं। एंड एज अ रिजल्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी कुड अडॉप्ट दिस मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अभी भी हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर ये लोग नहीं होते तो दुनिया कुछ अलग होती, मे बी वो क्यूबा और वेनेजुएला जैसी परिस्थिति भारत में आ सकती थी, पूरा एकदम साम्यवाद, नॉर्थ कोरिया टाइप की कोई चीज। सो इट डिड नॉट हैपन बिकॉज द वॉइसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट वेर ऑल्सो इन देयर। देन यू कैन टॉक अबाउट स्टूडेंट्स एंड रेवोल्यूशनरीज। ये गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था तो भगत सिंह ने अपने ब्रिटिश सरकार से मिले स्कूल की किताबों को जला दिया और वो नेशनल कॉलेज इन लाहौर ऐसी एक स्वदेशी कॉलेज में वो भर्ती हो गए लाहौर में। आगे चल के भगत सिंह और दूसरे इंडियन स्टूडेंट्स उन्होंने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया। इनमें से कुछ वो गांधीयन मेथड से सत्याग्रह करने लगे और कुछ जैसे भगत सिंह वो क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मेथड से आगे बढ़े। सो इवन देयर वॉइसेस वेर एडेड एंड दे एंडेड द फ्रीडम स्ट्रगल। सो दीज आर ऑल आई वुड से रेलेवेंट पॉइंट्स। अब थोड़े इरेलेवेंट पॉइंट देखें कि जो लिखना लॉजिकली ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते होंगे कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था ताकि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हो जाए, लेकिन ये खिलाफत आंदोलन के चलते आगे चल के मुस्लिम आइडेंटिटी इन दी पंजाब एंड बंगाल रीजन दैट गॉट मोर असर्टिव एंड स्ट्रेंथन। एज अ रिजल्ट वहाँ पर कुछ हिंदुओं को असुरक्षितता की भावना आने लगी। एंड एज अ रिजल्ट एक तरफ हिंदू असुरक्षित महसूस करने लगे तो हिंदू महासभा के फॉलोअर्स बढ़ गए, मुस्लिम असर्टिव होने लगे तो मुस्लिम लीग के फॉलोअर बढ़ गए, एंड दे हैड देयर ओन आइडियाज ऑफ नेशनहुड। अब वो बात सब सही है, बट ये इरेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये पूछा गया है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को एनरिच यानी समृद्ध किसने किया? फर्टिलाइजर डालोगे तो समृद्ध होगा, कोई जमीन विल बी गेट एनरिच। ये तो ऐसी चीजें हैं जिसके चलते अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू पार्टीशन एंड कम्युनल राइट्स इन इंडिया। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रांग कि वो सब ये हुआ और उसके चलते ये हुआ। तो डाइग्रेस करके जवाब में कहीं और भटक नहीं जाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। लास्टली द कंक्लूजन। कंक्लूजन इज यस मेनी वॉइसेस वेर एडेड। जो बॉडी में लिखे उन सब स्टेक होल्डर के नाम एक बार रिपीट कर दो। थस marginalized groups, merchant, industrialist, farmer, worker, women, students, they all joined the freedom struggle in large number during the Gandhian phase.
और अगर वो नहीं होते तो क्या होता, विदाउट देयर सपोर्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कुड हैव बीन इम्पॉसिबल, और इंडिया कुड हैव वन द इंडिपेंडेंस बट इट वुड नॉट हैव रिमेन यूनाइटेड। पाकिस्तान अलग हुआ वो बात अलग, बट बाकी का भारत यूनाइट रहा, वो रह पाया क्योंकि ये सब लोगों को हमने साथ लेके चला था। अदरवाइज सम अदर प्रॉब्लम्स वुड हैव कम आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये प्रश्न में गलतियां क्या हो सकती है? पूर्व भूमि का प्रश्न की ये है कि स्ट्रेंथन एंड एनरिच द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ऐसे बातों की चर्चा करिए, नॉट यू शुड नॉट वेंडर ऑफ टू समथिंग लाइक कैसे जिन्ना और मुस्लिम लीग के चलते पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ऐसे नेगेटिव फाइंडिंग्स और नेगेटिव कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं। प्रश्न है गांधीयन फेज में ये सब वॉइसेस गॉट स्ट्रेंथन्ड, यानी कि गांधी जी ने भी वहां पर कैटालिस्ट उद्दीपक का कुछ काम किया था। ऐसे दो तीन मुद्दे आपने लिखने चाहिए, जैसे अहमदाबाद मिल वर्कर की स्ट्राइक या चंपारण में इंडिगो फार्मर्स की मदद करी उन्होंने। सो यू हैव टू हाईलाइट हाउ गांधी जी प्लेड सम इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग वॉइस टू दिस पीपल, कैसे महिलाओं को आगे लाने में उन्होंने मदद करी वगैरह। एट द सेम टाइम डू नॉट स्पेंड एक्सेसिव वर्ड्स ऑन अ सिंगल ग्रुप। सिर्फ महिलाओं के बारे में लिखो या सिर्फ वर्कर्स के बारे में या सिर्फ दलित के बारे में, ऐसा नहीं, हर एक के बारे में दो तीन लाइन आपने लिखनी चाहिए। ब्रीफली मेंशन ऑल ऑफ देम। और जब आप इनको मेंशन कर रहे हैं देयर शुड बी सम लॉजिकल ऑर्डर। जेंडर वाइज आप बात करें, कास्ट वाइज बात करें, ऑक्यूपेशन वाइज बात करें, फार्मर, वर्कर, लोकल मर्चेंट, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। सो लाइक दैट यू शुड फ्रेम द थिंग। ऐसा नहीं थोड़ी बार महिलाओं का कुछ याद आया, फिर फार्मर का याद आया, फिर याद आया कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिर अचानक याद आया नहीं दलितों का रहना लिखना रह गया। नॉट लाइक दैट। वीकर सेक्शन सब एक बाजू जाएंगे, तो वीमेन, दलित, दे विल कम एंड गेट क्लब इन वन साइड। ऑक्यूपेशन वाइज फार्मर, वर्कर, वो सब एक तरफ जाएंगे। बीच बीच में इधर उधर डाल दिया, इट शोज कि आपके लॉजिकल स्ट्रक्चर और दिमाग बराबर से स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अनदर थिंग, मैनी वॉइसेस वेर एडेड। तो ये फोटो देखो, ये गांधी जी ने सहारा किसका लिया है? ये जो साहब है वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। वो अफगानिस्तान और पेशावर और वो सब फ्रंटियर के गांधी के रूप में जाने जाते थे। तो गांधी जी का इन्फ्लुएंस था, इसलिए ये अफगान और पेशावर के लोग, इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सब लीडर्स, वो भी आगे आए और उन्होंने भारत के स्ट्रगल के लिए मदद करी। दैट इज करेक्ट, बट वो क्या है, लो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द पॉइंट है। अगर आपके पास स्पेस बचे जवाब में तब जाके वो लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यही मुद्दा नंबर वन पे आपने लिख दिया। इट शुड नॉट हैपन लाइक नंबर वन पे क्या आना चाहिए। महिलाओं की बात करिए, ऐसे कुछ बड़े ग्रुप से आप शुरुआत करें। इफ एट सम पॉइंट यू हैव सम टाइम एंड स्पेस, तो खान अब्दुल गफ्फार खान वगैरह की बात हो सकती है। सो इट इज अ थियरी क्वेश्चन। मैं कहता हूँ मीडियम लेवल का ये प्रश्न है। वैसे तो इनमें से सारी चीज़ें आपको पता ही है कि फ्रीडम स्ट्रगल में ये सब हुआ था, लेकिन उसको लॉजिकल ऑर्डर में बिठाना है। और ये वॉइस के आने से कैसे एनरिचमेंट हुआ हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट का, वो लॉजिकल कनेक्टिव फिट करने हैं। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट मुझे लगता है कि बस वो अनटचेबिलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट उसी के आसपास उन्होंने दो तीन पैराग्राफ लिख दिए होंगे एंड अल्टीमेटली कंक्लूडेड। सो इन दैट केस डिफिकल्ट टू फैच मार्क। मुझे लगता है 15 में से ज़्यादातर लोग 6 के आसपास रहे होंगे। ऑफकोर्स जो लॉजिकली लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क खींच सकते हैं। सो दैट वाज द गांधीयन स्ट्रगल। Let us look at the next question, 1940 power transfer. Assess the role of British imperial power in complicating the process of transfer of power during 1940s. ये 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। बेसिक जिस चर्चिल ने क्या बदमाशी करी थी जिसके चलते क्रिप्स मिशन और वो सब काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, दैट इज व्हाट यू हैव टू आंसर इन दिस। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। और ये वाला जवाब बिप्लासी टू पार्टीशन बुक, उसका चैप्टर 8 फ्रीडम विद पार्टीशन, उस पे पेज 439 से शुरू होता है कि चर्चिल क्या बदमाशी कर रहा था और उसके चलते ट्रांसफर ऑफ पावर गॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो मतलब ये प्रश्न किधर से, फ्रीडम स्ट्रगल का जो एंड फेज है 1940s में, वहां से पूछा गया। ये वाले फेज से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। 2014 में पूछा, इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो आखिरी किल कैसे बनी, तो अगेन 1940s वाला प्रश्न आ गया। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने क्या चुनौतियां थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कैसे गाइड किया, सो अगेन वो लेट पीरियड वाली बात। जब आपका फ्रेमवर्क बनाते हैं, प्रश्न बेसिकली ये है कि चर्चिल एंड कंपनी ने ट्रांसफर ऑफ पावर, भारत को सत्ता या हस्तांतरण या आज़ादी देने की प्रक्रिया को 1940s में
जटिल कर दिया था, कॉम्प्लेक्स कर दिया था। चर्चिल की बदमाशी जिम्मेदार थी, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका डेफिनेशन हम दे नहीं सकते, डेटा दे नहीं सकते, वी कैन ओनली गिव ओरिजिन। तो इंट्रोडक्शन में आप ओरिजिन देखिए, 1940s में माहौल कैसा था। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, भारत को बिना पूछे हमको वॉर में घसीट दिया गया था, चर्चिल पीएम बन गया था, उसको जल्दी से हमको इंडिपेंडेंस नहीं देना था। तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन में कुछ ओरिजिन बताएंगे। एंड देन बॉडी के अंदर ये चर्चिल ने क्या बदमाशियां करी उसकी आप बात करेंगे। ऑगस्ट ऑफर क्यों फेल हो गया, क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया, क्योंकि हर एक के अंदर जानबूझकर चर्चिल ने कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करे थे कि उसे पता था इंडियन लीडर्स उसमें अग्री नहीं होंगे, एंड देन ये सब दिखेगा बट असल में होगा कुछ नहीं। एंड लास्टली द कंक्लूजन दैट यस चर्चिल कॉम्प्लिकेटेड द पावर ट्रांसफर, बट अल्टीमेटली वो क्विट इंडिया मूवमेंट अपने चरम पर पहुंचता है, और फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आता है सीआर एटली, उसको पता चल जाता है दैट वी हैव टू गिव इंडिपेंडेंस, तो माउंटबेटन एंड others ultimately resulted into independence. So first of all, the introduction with origin of this phase 1940s में। 1939 में क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने सोचा कि हमें अगर मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी कॉलोनीज को डिफेंड करना है तो इंडिया को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ द स्ट्रेटेजिक पॉइंट, वहीं से हम लोग सब नेवल और एयर स्ट्राइक और वो सब कर पाएंगे। सो द वाइसरॉय लिनलिथ को ही डिक्लेयर्ड इंडियाज एंट्री इनटू द वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स, हमें पूछे बिना युद्ध में घसीट दिया। एंड दिस फर्दर फ्यूल्ड द डिमांड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, ये माहौल था। इसमें अब इंट्रोडक्शन में हम चर्चिल की एंट्री कराते हैं। 1940 में विंस्टन चर्चिल बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, साझा सरकार का वो प्रधानमंत्री बनता है। ही वॉज अ कंजर्वेटिव लीडर, रूढ़िवादी मानसिकता उसकी थी। ही एक्नॉलेज द नीड फॉर ग्रांटिंग सेल्फ इंडिपेंडेंस सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया, बट एट अ लेटर स्टेज इन फ्यूचर ही प्रीफर टू पोस्टपोन इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। वो ये मानता था कि भारत को थोड़ी स्वसत्ता देनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे देरी से देंगे, क्या जल्दी है, ऐसा उसका रुख था। सो ही क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स इन द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया इन द फॉलोइंग मैनर करके फिर आप बॉडी में जाएंगे और चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर पाएंगे कि ये चर्चिल का क्या मेंटालिटी थी, हमने लंबी चौड़ी यहाँ पर आंसर का पैडिंग किया। इवन वर्ल्ड वॉर 2 में भारत का क्या महत्व था उसका भी हमने पैडिंग किया। पैडिंग कब करना पड़ता है, जब बॉडी में लिखने के लिए आपके पास सफिशिएंट कंटेंट ना हो तो इंट्रोडक्शन को ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है। सो इट हेल्प्स फिलिंग अप द पेजेस, बट उसको देख के यूपीएससी एग्जामिनर कितने मार्क्स देंगे वो तो अब वो ही बोल सकते हैं। बट एनीवेज नाउ वी विल मूव टू द बॉडी। बॉडी के अंदर आप धीरे धीरे क्रोनोलॉजी के अंदर लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, पहले ऑगस्ट ऑफर हुआ, फिर ये मिशन हुआ, फिर ये मिशन हुआ, क्रोनोलॉजी में बताओ। सो इन 1938 ये अपने जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश लीडर क्लेमेंट एटली, उन्होंने ये बात मानी कि भारत के लिए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं जो कि भविष्य में भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे। ये तो 1938 में उन्होंने कुछ उनके दिमाग में विजन था, बट 1940 में चर्चिल पीएम बनते हैं तो ये पूरी ऑफर को डिक्लेयर करने के लिए जो ड्राफ्ट बना था उसके फाइनल वर्जन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में वो जाकर कुछ एडिटिंग कर देते हैं, और वो एडिटिंग कुछ ऐसा था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे बट कोई रियल और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द मैटर्स ऑफ दिस ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जब वायसरॉय लिनलिथ गो ने ये अगस्त ऑफर डिक्लेयर किया तो कांग्रेस और गांधी जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात है, इन सबको रियल पावर अपने हाथ में चाहिए था। थोड़े साल और आगे बढ़ते हैं 1942, उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर भी धीरे धीरे अब चरम की ओर आ रहा है। तो चाइना के प्रेसिडेंट चियांग काई शेक, अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने पाया कि जापानीज आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है भारत की तरफ। इंडियन नेशनल आर्मी, ये सुभाष चंद्र बोस, ये सब भी उनकी साइड में जापान की फेवर में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने चर्चिल को प्रेशराइज किया दैट फिक्स द इंडियन प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, ताकि ये जो इंडियन लीडर्स हैं वो एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्रों की फेवर में आए। ऐसा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस और वगैरह जर्मनी और जापान जाके मदद लेके आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग हमारे साथ रहें और एक्सिस पावर के सामने लड़ने में मदद करें। लेकिन ये चर्चिल वो बदमाश था, उसको रूढ़िवाद था। सो ही सेड आई विल ओनली प्रिटेंड डूइंग समथिंग बाय सेंडिंग द क्रिप्स मिशन। इसलिए सिर्फ दिखावा करने के लिए, ये दोनों लोगों को राजी रखने के लिए उसने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा। सो क्रिप्स मिशन इन 1942
चर्चिल सेंड क्रिप्स मिशन अंडर द प्रेशर ऑफ एलाइड पावर्स। उसका दिल से मन नहीं था, जबरदस्ती उसको भेजना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस अमेरिकन एंड चाइनीज प्रेशर। ये क्रिप्स मिशन ने भी वही घिसी-पिटी टेप चालू करी, डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन कांग्रेस को ये बात मंजूर नहीं थी कि आप चाहते हैं कि भारत सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले, लेकिन आप हमें रियल पावर कोई देना नहीं चाहते, डोमिनियन स्टेटस की पीपुड़ी बजा रहे हो। सो गांधी जी इवन रिजेक्टेड इट दैट दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक। बंद होने वाली बैंक का भी पोस्ट डेटेड चेक। आज 25 दिसंबर है, और अगर मैं आपको ऐसी तारीख लिख के दूँ 1 जनवरी 2020, तो उसे आप बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक। और वो भी पंजाब नेशनल बैंक या ऐसी कोई फटीचर बंद होने वाली बैंक का नाम लिखा जाए, दैट इज द टाइप ऑफ सीन हियर। तो बेटा ये किसी और को देना बोल के गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ तो हिस्टोरियंस ओपाइन, मैं और आप नहीं, इतिहासकार मानते हैं that neither Prime Minister Churchill nor the Viceroy Linlithgow they provided enough bargaining power to Cripps mission to win the Indian leaders। सीधा बोल के भेजा था डोमिनियन स्टेटस, उसके आगे एक बात नहीं करना कि फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे, ऐसी कोई बात मत करना। इसलिए क्रिप्स मिशन के पास ऐसे कोई चिप्स ही नहीं थे, नेगोशिएशन के पॉइंट ही नहीं थे कि हम थोड़ा और रिलैक्स करेंगे, आप हमारे पास आइए। दे कुड नॉट डू इट। In fact, Churchill did not wish the mission to succeed. He merely wanted to show the world and more particularly to the Americans that something was being done to resolve the Indian political crisis। वो सिर्फ दिखावा कर रहा था एलाइड पावर मित्र राष्ट्रों को खुश करने के लिए। उसके बाद वेवल प्लान भी आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस भी होती है, बट 1945 तक आप पहुंचे, कोई उसमें सॉल्यूशन दिखता नहीं। नाउ एट दिस स्टेज वेवल प्लान में क्या ऑफर किया था, शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या ऑफर किया था, वो सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको 250 वर्ड्स के अंदर ही सबको, बट सिंपली इन वन लाइन यू कैन से कि वहां पर भी यही सब बदमाशियां चल रही थी। सो देन द कंक्लूजन दैट यस चर्चिल की बदमाशी जिम्मेदार थी। थस द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट एंड कंजर्वेटिव लीडर्स सच एज विंस्टन चर्चिल दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लिकेटिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया इन 1940। उन्होंने सब चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया था। इट वॉज ओनली वेन द क्विट इंडिया मूवमेंट रीच्ड द पीक, एकदम चरम पे आ गया हिंद छोड़ो की मुहिम, एंड चर्चिल वॉज रिप्लेस्ड बाय सी आर एटली एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, देन ब्रिटिशर्स रियलाइज कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, नो लॉन्गर वी कैन गवर्न इंडिया, एंड फाइनली इट फोर्स देयर हैंड्स। उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, फिर बना माउंटबेटन प्लान 1947 में, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस आंसर। यहाँ पर गलतियाँ क्या क्या हो सकती है, मिस्टेक्स इन दी आंसर। एक तो क्रोनोलॉजी में गलती नहीं होनी चाहिए, ऑगस्ट ऑफर फिर क्रिप्स फिर उसके बाद वेवल शिमला वो सब बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं माउंट बेटन पहले लिखा और फिर आपको याद आया क्रिप्स हुआ था। क्रोनोलॉजी मस्ट नॉट बी रॉन्ग। एक्सेसिव इलेबोरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड कि कैसे क्रिप्स मिशन में क्या ऑफर थे, आपने कोई 10-15 मुद्दे उसके लिखने नहीं, या ऑगस्ट ऑफर में क्या थे, नहीं। सिंपली यू राइट इन 1 और 2 लाइन कि वो क्यों सब पार्टियों को मंजूर नहीं था, प्राइमरीली कांग्रेस को और गांधी जी को क्यों मंजूर नहीं था, डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी इसलिए। यहां पर प्रश्न ये है कि ब्रिटिश रोल इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस, चर्चिल की बदमाशी को हाईलाइट करना है। ये जिन्ना और मुस्लिम लीग की बात थी कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए और नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट एक्शन प्लान करेंगे, वो सब आपको नहीं पूछा है। इसलिए अपने जो कैमरा का फोकस लेंस चर्चिल से हटाकर जिन्ना के ऊपर हाईलाइट नहीं करना कि कैसे उनको ये चीज चाहिए थी, या इंडियन प्रिंसली स्टेट को ये वाली चीज चाहिए थी और उसके चलते ये नहीं हो पा रहा था। नो, यू कीप द फोकस टुवर्ड चर्चिल। सो दिस इज अ थियरी क्वेश्चन, डिफिकल्टी मैं कहता हूं मीडियम लेवल। स्कोर में 15 में से मुझे लगता है 5 के आसपास खींचेंगे, ऑल्दो इट इज़ अ मीडियम लेवल टाइप ऑफ थिंग, तो मे बी 6 खींचने चाहिए, बट 5 इसलिए आएंगे क्योंकि ऑगस्ट ऑफर कैबिनेट क्रिप्स ये सब आप सबको पता है। लेकिन प्रश्न क्या है, इन सब के फीचर नहीं पूछे, पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेल व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय चर्चिल एंड कंपनी दैट कॉम्प्लिकेटेड द ट्रांसफर ऑफ पावर, उसकी आपने चर्चा करनी है। तो लॉजिकल कनेक्टिव में वो सब बातें करी हो, रूजवेल्ट को खुश करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था वगैरह, ऐसे एक दो दमदार मुद्दे आपने लिख दिए, ओनली देन यू कैन होप टू गेट बेटर मार्क्स। सो दैट वाज द 1940 ट्रांसफर ऑफ पावर क्वेश्चन। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन, बट पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
Last question in history is about this. Explain the foundation of modern. Explain how the foundations of the modern world were laid by the American and French Revolution. स्पष्ट कीजिए कि कैसे अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं निर्मित करी थी। मतलब ये मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग जो देखते हैं, सेक्युलरिज्म, वीमेन राइट्स, मोनार्की नहीं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये सब चीज की आधारशिला अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने रखी थी। इस पर चर्चा करो। ये जवाब आपको सीधा मिल जाएगा तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की टेक्स्ट बुक के अंदर। ये दो टॉपिक आप बड़ी आराम से इसको बना सकते हैं। सो इट इज एन इजी क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। 2013 में पूछा, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवॉल्ट अगेंस्ट द मर्केंटालिज्म, उसे आप साबित करिए। देन फास्ट फॉरवर्ड 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले वाले दो पेपर देखें, 2017 एंड 18। दोनों ही जगह पर आप पाएंगे कि यूपीएससी ने ज़्यादा टफ किस्म के प्रश्न पूछे थे। डीकॉलोनाइजेशन इन दी मलय पेनिनसुला, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एंड एसोसिएटेड विद द इंडेंचर्ड लेबरर्स, जो कि रूटीन बुक्स में आसानी से मिले नहीं, ऐसे प्रश्न पूछे गए। बट 2019 में तो इजी और रूटीन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा गया। लास्ट 2 ईयर्स में एक एक प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री का था और इस बार भी सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया। सो लेट अस मेक द आउटलाइन ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन शेप द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इंट्रोडक्शन में स्वाभाविक है इन दोनों रेवोल्यूशन का आपने ओरिजिन लिखना है। फिर बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी पार्ट 1 में अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करो, उसमें क्या लड़ाई थी कि वो मोनार्की, राजाशाही नहीं चलेगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स बनता है जिससे फंडामेंटल राइट्स की विभावना आती है जो आधुनिक विश्व में है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, एंड एज अ रिजल्ट बाकी सब कॉलोनी के अंदर भी कुछ लोगों को लड़ने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। ब्रिटिश मर्केंटालिज्म। मर्केंटालिज्म में मानने वाले इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि हमने कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट करी तो हमारे देश का नुकसान है, क्योंकि गोल्ड हमारे देश से बाहर चला जाएगा। तो ऐसी चीज़ के अंदर वो सब टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट करते थे, उद्योगों को आगे बढ़ने नहीं देते। वो सबको अमेरिका ने डिफीट करके कैपिटलिज्म की भी एक प्रकार से नींव रखी, ऐसा आप कुछ बात कर सकते हैं। एंड दैट हैज ऑल्सो शेप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न इकोनॉमी। देन इन बॉडी पार्ट 2 यू कैन राइट अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें क्या विभावनाएं थी? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पावर ऑफ द चर्च डिक्लाइंड, सेक्युलरिज्म की बात होती है। तो वो सब भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एलिमेंट्स हमको दिखते हैं। सो लास्टली द कंक्लूजन दैट यस, these two revolutions helped shaping the modern world. So first of all introduction. अब ये ऐसे इंट्रोडक्शन है, ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में गिन के 3 हैं, फ्रेंच, अमेरिकन और रशियन क्रांति, तो बाय हार्ट होनी चाहिए इंट्रोडक्शन। तो रट्टा मार लेना चाहिए क्या? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 से लेके 1783, इट वॉज फॉट बाय 13 कॉलोनीज इन द नॉर्थ अमेरिका टू ऑब्टेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। सामने फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, इट वाज फॉट टू एबॉलिश द बर्बन मोनार्की। और ये दोनों रेवोल्यूशन के चलते इट हेल्प शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड इन द फॉलोइंग वेज करके आप बॉडी में उसकी चर्चा करें, आधुनिक विश्व के क्या एलिमेंट है। सबसे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें और डेमोक्रेसी। उससे पहले क्या थी? ब्रिटिश रानी और उसकी, मतलब मैं रानी हूं तो मेरे बच्चे राजा होंगे, उस टाइप की, राजा का बेटा राजा बनेगा, लाइक दैट दे वर डूइंग। So it rejected the hereditary monarchy and provided a democratic government. No taxation without representation was one of their mottos. Even today, of course, there is some monarchy remaining. ब्रिटेन के अंदर भी रानी है, जापान के अंदर भी राजा है, लेकिन आप पाएंगे कि उनकी जो सत्ता है इट हैज़ डिमिनिश्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में ये सब लोग मोस्टली दे आर सेरेमोनियल फिगर्स, राइट। बाकी असल में तो कौन काम करता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। चाहे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर देखो, जापान का प्राइम मिनिस्टर देखो, दे हैव द पावर। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से ये डेमोक्रेसी की ये सब विभावनाएं आती हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लिखना है। कुछ लोग डाइग्रेस हो जाते हैं कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी तो आई, लेकिन शुरुआत में आप पाएंगे कि सिर्फ अमीर लोगों को ही वोटिंग राइट्स थे, जिनके पास प्लांटेशन या इतने एकड़ की जमीन वगैरह, ओनली दे कैन वोट। अफ्रीकन लोगों को वोटिंग नहीं था, महिलाओं को वोटिंग पावर नहीं था। उसके लिए फिर और आंदोलन हुए एंड अल्टीमेटली इट वाज गिवन।
बट वो सब लंबी चौड़ी इधर स्टोरी नहीं लिखनी है, बिकॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन से मॉडर्न वर्ल्ड का नाता जोड़ना है. सो डोंट डाइग्रेस इनटू द नेगेटिव एरियाज. व्हाट एल्स? ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर दे केम अप विथ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर था बिल ऑफ राइट्स. और फिर बिल ऑफ राइट की मदद से ऑब्वियसली उनकी तो फ्रीडम ऑफ सम स्पीच एंड राइट टू बियर आर्म्स और ऐसे सब बेसिक बातें करी थी. बट आगे चल के इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट पेव द डिमांड फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज, हैंडीकैप, एलजीबीटी कम्युनिटी. पूरे विश्व में उनके लिए हकों की बात चलती है. सऊदी अरेबिया ने सऊदी अरेबिया में मोनार्की है, राजाशाही. वहाँ पर नेशनल लेवल पर इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन सिर्फ म्यूनिसिपल लेवल पर होते हैं, लोकल बॉडीज के. और वहाँ पर भी ना तो महिलाएं खड़ी रह सकती थी ना वोट कर सकती थी. बट आफ्टर सो मैनी ईयर्स इन 2011 women were given the right to vote and in 2015 they were given right to stand in the election. तो हम देख सकते हैं कि मूलभूत हक होने चाहिए, ऐसी बात जो अमेरिकन रेवोल्यूशन से चलती है, आगे आगे चलते कहीं ना कहीं वो मॉडर्न वर्ल्ड के फाउंडेशन के अंदर है, जहाँ पर ये मॉडर्न वर्ल्ड की बिल्डिंग अभी भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है. Then this American Revolution, it dismantled the idea of mercantilism and paved the way for capitalism and free market economy. जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उस हिसाब से करना चाहिए. फिर यहाँ पर भी डाइग्रेस होने की जरूरत नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है वगैरह. नेगेटिव फाइंडिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड. सिंपली ऐसा अगर आपने लिख दिया कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में ये घटना हुई थी, दैट इज नॉट आस्क्ड. प्रश्न क्या है कि फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वाज लेड. इसलिए आपने कुछ एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करना होगा कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये होता है और उसकी नींव में अमेरिकन रेवोल्यूशन है. सो देयरफॉर सच कनेक्टिव्स आर नेसेसरी. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो वहाँ पर आप बॉडी में लिख सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे. ये रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क. तो जैसे मॉन्टेस्क के आइडिया थे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तीन अलग अलग इकाइयाँ होनी चाहिए. तो वही चीज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में हम देख सकते हैं. टुडे ओनली अ फ्यू नेशंस डू नॉट हैव दिस कंसेप्ट. जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर उसके राजा के पास तीनों पावर हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. बट ऐसे कुछ लोगों को छोड़ दे तो इन प्रैक्टिस मॉडर्न कोई भी नेशन देख लो, वहां पर ये सिद्धांत का पालन हुआ है. देन दिस वोल्टेयर, उसकी बात थी कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, और चर्च के अंदर जो कुछ गलत प्रवृत्तियां और करप्शन चल रहा था उससे लड़ना है. तो ये भी धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करती है. आज की तारीख में आप देखिए द पावर ऑफ द चर्च इट हैज़ ग्रेटली डिक्लाइंड इन द पॉलिटिकल पावर. ऑफकोर्स धार्मिक रूप से बहुत सारे फॉलोअर हैं, बट पहले जो कि वो सत्ता का रिमोट कंट्रोल चर्च के हाथ में रहता था, नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप हुई है. मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे दे फॉलो सेक्युलरिज्म, बिन सांप्रदायिकता है. ओनली अ वेरी फ्यू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान दे हैव सम स्टेट रिलीजन. सो अगेन फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये आइडिया भी मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करते हैं. इससे आगे भी मैंने एक स्लाइड बनाई थी, बट फॉर सम रीजन इट इज नॉट गेटिंग लोडेड. ये स्लाइड शायद आपको दिख रही होगी बट मुझे नहीं दिख रही. वहाँ पर कुछ बात मैंने, क्योंकि मुझे दिख नहीं रही है तो बिना पढ़े कैसे समझा सकता है आदमी. बट ये कुछ ऐसा लिखा था कि कैसे फ्रांस के अंदर वो नोबल्स एंड क्लर्जी एंड कॉमन पीपल ऐसे तीन ग्रुप थे, और फिर नोबल्स को बहुत मज़ा था, टैक्स भरते नहीं थे और उनकी सब करप्शन एंड निपोटिज्म चलता था, उसको हटाकर कॉमनर्स दे ट्राई टू ओवरथ्रो दिस मोनार्की एंड टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस. तो ये भी एक पूरी सिस्टम पूरे विश्व के अंदर हमको देखने को मिलती है. एनीवेज दिस स्लाइड नंबर 81 इज नॉट बीइंग शोन ऑन माय स्क्रीन, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन मच. बट आप क्लास एंड होकर आप उसको पढ़ लीजिएगा, देन यू विल गेट द आइडिया कि वो क्या टेक्स्ट में लिखा था. सो अल्टीमेटली दी कंक्लूजन में क्या लिखना है? यस, ये अमेरिकी और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मॉडर्न वर्ल्ड का फाउंडेशन रखा. सो द सक्सेस ऑफ अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन they inspired generations of freedom fighters and political leaders across the world who fought against the imperialism and colonization.
ऑफकोर्स अमेरिका और फ्रांस ने भी बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनी बना दिया था, लेकिन वो सब नेगेटिव फाइंडिंग में आपने डाइग्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस ने अपनी लड़ाई से ये साबित किया कि डेमोक्रेसी जैसी चीज होनी चाहिए और राजाशाही नहीं होनी चाहिए. सो इट इंस्पायर्ड मेनी पीपल टू फाइट द imperialism. And thus they shaped the modern world, and they have left an everlasting impact in shaping the modern world. चाहे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीज़ उन्होंने दी है. यहाँ पर अपना कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पर एंड होना चाहिए. फिर वहाँ पर आगे लाइन ऐड नहीं करनी. सैडली डोनाल्ड ट्रंप इज परसिक्यूटिंग द माइनॉरिटीज एंड फ्रेंच सेक्युलरिज्म में अब बोलते हैं कि मुस्लिम महिला बुर्का या हिजाब नहीं पहन सकती. ये सब नेगेटिव फाइंडिंग्स, दे आर नॉट आस्क्ड. अलग अलग ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैं कुछ मॉक टेस्ट पेपर चेक करता हूं, तो मैंने पाया कुछ लोगों की दिमागी ऐसा नेगेटिव टाइप का होता है. एंड अल्टीमेटली योर आंसर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर. तो ऐसी नेगेटिवली कुछ वो ऐसे लोग होंगे जिनको हर एक चीज में गलती निकालने की आदत है. इवन इफ यू गिव हिम सम फूड, मुफ्त में खाना दो, तो ये नमक ज्यादा है, मिर्ची कम है, ऐसी वो गलतियां ही निकालेगा. सैडली दिस इज मिसिंग एंड दैट इज मिसिंग, बट ही विल नॉट से दैट भाई अप्रिशिएट करो, मुफ्त में आपको खाना मिल रहा है, बहुत सारे लोग भूखे मरते हैं, बट नो. सो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पर ही एंड करना चाहिए. ये एक बात अपने दिल दिमाग में गांठ बांधो. ये प्रश्न के अंदर गलतियां लोग क्या करेंगे? असल में रेवोल्यूशन के दरमियान क्या हुआ था, दैट इज नॉट आस्क्ड. नरेशन ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट्स नॉट आस्क्ड. फॉर एग्जाम्पल बॉस्टन टी पार्टी में क्या हुआ था, वो सब अंग्रेज सॉरी अमेरिकन ने, अमेरिकन इंडियन जैसे अपना कुछ वेश धारण करके चाय के बक्से चोरी किए या समंदर में गिरा दिए, या स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल का असर, वहाँ कैसे फ्रेंच लोगों ने अपने प्रिजनर्स को रिलीज करवाया, वो सब इंडिविजुअल घटना के बारे में नहीं पूछा. अल्टीमेट आउटकम क्या था और उससे मॉडर्न वर्ल्ड कैसे शेप हुआ, दैट इज द क्वेश्चन. फिर ये नेगेटिव ऐसी चीजें, ऑल्दो रेड इंडियंस एंड नीग्रोज वेर एक्सप्लॉइटेड इन यूएसए, इवन वीमेन वेर नॉट गिवन राइट टू वोट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसी सब नेगेटिव ऑब्जर्वेशन नहीं लिखने चाहिए. सेकंड, नीग्रो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए. करेक्ट टर्म क्या है? अफ्रीकन अमेरिकन, ऐसी शालीन भाषा का हमने प्रयोग करना चाहिए. 250 वर्ड का क्वेश्चन है, तो बॉडी पार्ट्स में लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग कुछ दिखे. बॉडी पार्ट 1 में आप लिखो कुछ अमेरिकन रेवोल्यूशन, पार्ट 2 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर आप एलिमेंट्स के हिसाब से लॉजिकल ऑर्डर बनाओ. डेमोक्रेसी के ये एलिमेंट, लिबर्टी और इक्वालिटी के ये एलिमेंट, लाइक दैट यू कैन फ्रेम द लॉजिकल स्ट्रक्चर. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सब देख के वो भूल के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर घुस जाते हैं कि कैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रांस को देखकर सेक्युलरिज्म अपनाए, अमेरिका को देख के फंडामेंटल राइट्स अपनाए. भाई वो बात सही है, बट कीवर्ड क्या है प्रश्न का? हाउ दे शेप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, नॉट हाउ दे शेप्ड द मॉडर्न इंडिया. आधुनिक भारत की नींव नहीं रखी, ऐसा नहीं पूछा, आधुनिक विश्व की नींव रखी, ये प्रश्न है. सो डोंट गेट एक्सेसिव फोकस ऑन इंडियन थिंग्स. थियरी का प्रश्न इजी बोल सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन ये तो सभी हिस्ट्री बुक के अंदर दिया है, सिलेबस के अंदर ओपनली मेंशन किया है. बट स्टिल ये 15 के अंदर से मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, तो वैसे 7-8 मार्क खींचने चाहिए सबने, बट मुझे लगता है बहुत सारे लोग 6 के आसपास ही रुक जाएंगे. वो क्यों? क्योंकि वो लोग इंडियन इंडिपेंडेंस और हमारे संविधान और सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, और बाकी कुछ बच गए वो डोनाल्ड ट्रंप क्या नेगेटिव चीज कर रहा है उसमें कहीं और नेगेटिव कंक्लूजन में चले जाएंगे. तो अगर ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, देन यू कैन होप टू गेट मोर मार्क्स. सो लाइक दैट वी आर डन विथ ऑल द 6 क्वेश्चंस. सो व्हाट इज द रोड मैप अहेड? आगे मेंस 2020 में ये हिस्ट्री कल्चर की तैयारी कैसे करें? जहाँ तक कल्चर की बात है, अपने ट्रेडिशनल प्रिपरेशन सोर्सेज जैसे नितिन सिंघानिया, एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटीज एंड अदर रिसोर्सेज, उसमें से तो मिक्स्ड रिजल्ट दिखता है. 2-3 सेंटेंस कई कंटेंट में से इन्होंने पूरा खींच के 150 शब्द का प्रश्न पूछा है. बट उसको देखते हुए फिर आप ये एक सवाल के लिए हायर एंड बुक्स अब एल बशम वगैरह देखना शुरू करें, देन कॉस्ट बेनिफिट इज नॉट सो ग्रेट. तो मतलब जो तैयारी है, जो रूटीन सोर्सेज, उसी के आगे पीछे करनी चाहिए. बहुत लेफ्ट राइट करने पर इंक्रीमेंटल गेन इतना अच्छा दिखता नहीं. फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर मैंने आपको बताया कैसे प्लासी टू पार्टीशन बुक पिछले 3 सालों में जो जो प्रश्न पूछे गए डायरेक्टली उसके चैप्टर से थीम्स और सेंटेंसेस और फ्रेजेस उठाकर पूछे गए. सो यस, यू शुड रीड इट. वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर देखा हमने, सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया और वो ऐसा था, तमिलनाडु वाली हिस्ट्री बुक से मिल गया. वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रश्न हमें 2 टाइप के दिखते हैं. एक ऐसे कि जो डायरेक्टली वेल नोन चीज़ों से पूछा जाए, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन थिंग्स.
और कुछ चीजें जो एकदम अतरंगी पूछी जाए, जापानीज कुछ इकोनॉमी ड्यूरिंग द शोवा रिजिम क्या था, ये डीप कॉलोनाइजेशन ऑफ मलय पेनिनसुला वगैरह, बट उसे देखकर फिर मैं एक्सक्लूसिवली इसकी कोई सेपरेट बुक ढूंढ के तैयारी करूँ, जैन एंड माथुर वगैरह, वो इतनी मोटी किताब होती है और प्रश्न आपको पूछा जाए याद रहे उसकी क्या गारंटी है। सो अगेन रूटीन सोर्सेस के आसपास रहना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद का भारत, उसके अंदर ये वाले वर्ष में कोई प्रश्न आया नहीं, नो क्वेश्चन आस्क्ड। लेकिन फिर भी आपने ये बिपान चंद्रा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वो वाली किताब से लैंड रिफॉर्म एंड सम इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस ईयर्स, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के ज़माने में, वो चीज़ आपने तैयार करनी चाहिए, क्योंकि मीन्स पेपर 3 में कुछ बार वो जवाब लिखने के लिए उपयोगी होता है। साथ ही साथ आपने ये मेंस का नया सिलेबस, जिसमें 1 2 3 4 पेपर हैं एथिक्स के साथ, ये नया सिलेबस 2013 से आया था। सो फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड जितने पेपर्स लिए गए उन सब के आप आंसर खुद से लिखकर जवाब तैयारी करिए। उसका कारण है कि बहुत बार सेम थीम्स गेट रिपीटेड। जैसे 2014 में पूछा कि गांधार आर्ट में फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या है, 2014 में पूछा, एंड अगेन 2019 में पूछा है। एंड सिमिलरली जब हमने मेंस पेपर 2 पेपर 3 सॉल्व किया था, हर एक ब्लॉक में एक दो सवाल ऐसे मिले थे जो पुरानी वाली चीज़ वापस रिसाइकल करके पूछी। सो दैट इज वी आर डन विद द हिस्ट्री ब्लॉक। और यहाँ पर आज का क्लास भी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास मोस्ट लाइकली तो मुझे लगता है ये वाले संडे पर ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, और वो ऑर्गेनाइज होगा अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वैसे मैं अपनी साइट पर और कहीं पर इसके लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो दूसरे ब्लॉक में हम लोग जाएंगे, तो मेंस पेपर 1 2019 उसका सोशल साइंस वाला ब्लॉक 75 मार्क का, भारत की सोसाइटी के क्या सिग्निफिकेंट या कल्चर के क्या एस्पेक्ट हैं, सेक्युलरिज्म के चलते भारत के कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या चुनौतियां हैं, क्या भारत एक देश न होते अलग अलग स्मॉल कल्चरल पॉकेट्स का देश है, क्या ग्लोबल आइडेंटिटी आने पर हमारी लोकल आइडेंटिटी धीरे धीरे लुप्त हो रही है, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे तभी हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीमेन अगेंस्ट द टाइम एंड स्पेस, इतने सालों से क्या चुनौतियां उनके पास रही हैं। दीज आर द 6 क्वेश्चन आस्क्ड इन दी ब्लॉक 2, जिसको हम सॉल्व करेंगे मोस्ट लाइकली ऑन संडे। सो आई एंड दी क्लास हियर। एंड अगेन ये इकोनॉमी की भी बैच चल रही है, इफ एनी ऑफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। चेकआउट के वक्त आप mrunal.org कोड यूज करें, यू विल गेट सम डिस्काउंट ऑल्सो। So good night to all of you, and we'll meet next time.